नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। आज के पॉडकास्ट में टॉपिक बड़ा खास है, संगीत। संगीत जब हम सुनते हैं तो आपकी जो संवेदनाएं जागती हैं, कभी आपने सोचा है कि क्या जागता है, क्या अच्छा लगता है आपको संगीत में? हम गाना तो सुनते हैं, एक अच्छे गाने को बार बार सुनते हैं, बट हमें उसमें अच्छा क्या लगता है? आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, उन्होंने इस बात पे काफ़ी रिसर्च किया है। वो खुद एक संगीतकार हैं, सिंगर भी हैं, रिसर्चर हैं, राइटर हैं और शिक्षिका भी हैं। डॉक्टर मृदुला जोशी जी, हम उनका स्वागत करते हैं अपने एपिसोड में और उनसे जानेंगे कि भारतीय संगीत, खासकर भारतीय सिनेमा संगीत की बात करेंगे कि इनमें जो योगदान रहा है, लता मंगेशकर जी हो, शैलेंद्र हो, साहिर जी, उनके योगदान पे चर्चा करेंगे और उनके गायकी के पैटर्न पे, उनके लिखने के पैटर्न पे क्या खासियत रही जो आज तक उनका गाना हमारे बीच में जिंदा है और सदाबहार है। स्वागत है मैम। नमस्ते। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, कहिए आप। बहुत अच्छा। मैम, आपका जो ये टॉपिक है, खासकर आपने जो ये रिसर्च का जो टॉपिक रखा है भारतीय सिनेमा का, संगीत में भारतीय सिनेमा का योगदान, भारतीय संगीत में, भारतीय सिनेमा में जो संगीत है उसका योगदान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मैं इस बात पे चर्चा करूं या इस बात पे शोध करूं? मैं बताना चाहूँगी कि मैं जिस परिवार से हूँ वहाँ पर हम गाने सुनते सुनते ही मतलब बचपन से बड़े हुए हैं। माँ पिताजी भी मेरे संगीत के प्रेमी रहे हैं और ख़ुद गाते भी थे। तो हमारे यहाँ तो ये पुराने सब गाने हम बचपन से सुनते आए हैं। तो जैसे संगीत शिक्षा मैंने प्रारंभ की तो मेरा जो रुझान रहा है, लगाव रहा है, वो भाव संगीत में ज़्यादा हुआ है। लाइट म्यूज़िक जिसे हम बोलते हैं। तो फिल्म म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक और कविता, साहित्य, इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही मुझे लगाव तो था ही। और पढ़ते पढ़ते मेरे मन में ऐसे एक बात आई कि चित्रपट संगीत हमारा जो है उसके बारे में काफ़ी गहराई से काम नहीं हुआ है। काफ़ी सारे ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत पर बहुत सारा रिसर्च किया है, संशोधित किया है, लेकिन चित्रपट संगीत को पहले से लोग थोड़ा कम ताकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि कम महत्व देते हैं, या फिर सबको एक ऐसी एक धारणा है कि चित्रपट संगीत कोई भी गा लेता है, कोई भी मतलब सुनने में अच्छा लगता है, आसान है, गाने में भी आसान लगता है, तो इसमें क्या खास बात है, जो संशोधन करने लायक क्या बात है। लेकिन फिर मुझे एक अंत प्रेरणा आप कह सकते हैं कि ये प्रेरणा तो पहले से थी। और पंडित अशोक रानडे जी हमारे विद्वान संशोधक रहे हैं, उनका एक स्पीच मैं देखने को गई थी, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि काफ़ी सारे आप विद्यार्थी हैं लेकिन कोई जो परफॉर्मर है और वो लिखते नहीं हैं, मतलब वो एकेडमिक्स में कम है। और जो एकेडमिक्स या पढ़ने में, रिसर्च में जो लोग हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन गाने का जो प्रात्यक्षिक स्वरूप से अनुभव है वो उनके पास नहीं होता है। तो ये जो दीवार है वो मिटनी चाहिए। और जो स्टेज पे गाते हैं, प्रैक्टिकली गाते हैं, परफॉर्मर है, वो क्यों नहीं पढ़ते, वो क्यों नहीं रिसर्च कर रहे हैं? तो ये बात तो काफ़ी पुरानी है, 1989-90 की बात है, लेकिन मेरे जहन में बैठ गई। और फिर मैंने एक निर्णय ले लिया कि मैं इसमें रिसर्च करूँगी ज़रूर। भारतीय संगीत में? जी, भारतीय संगीत में, ख़ास तौर पर चित्रपट संगीत में। वाह, वेरी गुड मैम। मैंने आपकी काफ़ी वीडियो भी देखी है जिसमें आपने इतनी डिटेल में आपने बताया, बारीकियां बताई। और बड़ा मुश्किल होता है कि, सही बात है कि जब लोग बोलते हैं कि भाई भारतीय संगीत तो, सिनेमा संगीत तो क्या है, मतलब वह लाइट मीडियम है। लेकिन जब आप प्लेबैक सिंगिंग की बात आती है तो कितना मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। और क्या हुआ है, आसान लगे सुनने के लिए, इस तरीके से वो गाया गया है, प्रेजेंट किया है कि सुनने वालों को एक सुकून मिले बस। जैसे कि उसका जो कठिन भाग है, जो निर्मिति का भाग है, वो कहीं ना कहीं छुपा ही रहता है ना, लोगों के सामने आता नहीं है कि ये बनाने के लिए, एक गाना निर्मित करने के लिए काफ़ी सारा कुछ होता है।
दिमाग में होता है, गाने में होता है, लोगों के एक अपनी प्रेरणा रहती है, अपना विचार है हर संगीतकार का। जो पोएट्री हमारे बहुत बहुत ही अच्छी पोएट्री है हमारे हिंदी चित्रपट संगीत में। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पोएट्स हैं, शायर हैं जो जिन्होंने जीवन की कुछ ऐसे तत्वज्ञान बताए हैं कि आज भी हमें देखकर ताज्जुब होता है कि ये कैसे लिखा है उन लोगों ने, जो आज के दिन भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने तो काफ़ी रिसर्च, शैलेंद्र की बात कर रहे हैं तो आपने तो काफ़ी रिसर्च किया कि इतने सिंपल शब्दों में कोई जीवन का सार बता के चला गया। वो तो एक फिलॉसफी है, वो गाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर जब हम लोग सुनते हैं राज कपूर के गाने में जब शैलेंद्र उतरते हैं, तो अगर कोई गाना आप डिकोड करके पता पाए नहीं, वही तो मेरा काम है। मैंने जैसे पहले भी कहीं कहा था कि क्या हासिल किया इस सब संशोधन के जरिए। क्या हासिल? एक बात मेरे जहन में आई और वो मैं ख़ास तौर पर बताना चाहूँगी कि चित्रपट संगीत का बॉलीवुड म्यूज़िक, जिसे हम स्लैंग भाषा में कहते हैं बॉलीवुड म्यूज़िक, मैं कहूँगी हमारा हिंदी चित्रपट संगीत, उसका एक अलग सौंदर्य शास्त्र है। एस्थेटिक्स ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है। देखिए, हर कला का, हर विधा का अपना एक सौंदर्य है। और सौंदर्य शास्त्र किसे कहते हैं कि एप्रिसिएशन जो होता है, हम जब कोई पेंटिंग देखते हैं वहाँ कहते हैं, वहाँ के बाद भी एक कोई जानकार व्यक्ति आपके पास खड़ी हो तो आपको समझाएगी कि वाह आपने कहा, लेकिन क्यों, ये स्ट्रोक्स कैसे आते हैं, इसके पीछे क्या अर्थ है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, जो एक आर्टिस्ट ने निकाला हुआ है, तैयार किया हुआ है, लेकिन वो इतना ही नहीं है, उसके पीछे काफ़ी सारी बातें हैं। अगर कोई हमें अच्छे से समझाए तो हम ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। उसका एक ब्यूटी अब जो है उसकी, वो हम ज़्यादा अच्छे तरह से मतलब जान सकेंगे। तो उसी प्रकार हर विधा का सौंदर्य शास्त्र है, फिर हिंदी चित्रपट संगीत का भी होना चाहिए। तो पहले से जो एक धारणा हुई है, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य प्रतीत होगा कि जब मैंने ये सब पढ़ाई शुरू की, संशोधन शुरू किया, तब एक किताब मेरे हाथ में लगी थी। डॉक्टर सुशील कुमार चौबे करके एक विद्वान थे। अच्छा। कानपुर से थे मेरे ख्याल से, या इलाहाबाद से थे। तो देखिए, ये उनकी किताब 40s या 50s के बीच की किताब, इतनी पुरानी किताब है। और उस किताब में उन्होंने ये लिखा था कि आजकल शास्त्रीय संगीत तो कम होता जा रहा है और ये चित्रपट संगीत, फिल्मी म्यूज़िक सभी जगह पे छाया हुआ है और एक न दिन ये भारत देश को तबाह करके छोड़ेगा। 50s में लिखा था उन्होंने। तो अभी मैं सबको ये इशारा दे रहा हूँ कि बच के रहिए इस फिल्म म्यूज़िक से। तो आज हमें ये देख के बहुत मतलब हंसी भी आती है, लेकिन देखिए एक धोखा था। लोगों को ऐसे लग रहा था कि नहीं, ये कुछ क्यों ऐसे लग रहा था, क्योंकि जो शास्त्रीय संगीत वाले जो लोग थे उनको लगा कि ये चित्रपट गीत जो है ना, वो ना शास्त्रीय संगीत है ना कुछ अलग है, तो ये है क्या विधा, क्योंकि इसको आप किसी एक को मतलब खाने में नहीं डाल सकते। बिल्कुल। तो काफ़ी सारा इस पर रिसर्च हुआ। फिर बाद में मेरे भी जहन में आया कि देखिए, हर युग में जो चलता आया है वो हमेशा लोग बोले कि पहले का अच्छा था, ये आजकल बहुत बिगड़ गया है। हाँ, जब भी जैसे हम लोग पुराने नॉवेल भी पढ़ते तो उसमें लगता है कि भाई पहले लोग, आजकल के लोग बहुत झूठ बोलते हैं, पहले लोग झूठ नहीं बोलते थे। तो ये 1930 वाले नॉवेल पढ़ो, उसमें भी सेम कहानी चल रही है। उसमें भी सेम कहानी है, महाभारत से वही चलता है। सेम। मतलब मनुष्य स्वभाव जब वही है, तो देखिए ये सब एक फ्लो है, एक प्रवाह है, वो चलता रहता है। लेकिन हमारा काम एज ए रिसर्चर ये है कि उसमें सौंदर्य शास्त्र कहाँ पे आता है वो निकालना है। बिल्कुल। जैसे जब सिनेमा नहीं होगा तब लोग फोकलोर के रूप में या फोक सॉन्ग, बिल्कुल फोक मतलब गाना गाते होंगे, तब भी यही कहा जाता होगा कि क्लासिकल को ये फोक वाले खा जाएंगे जी। जब कबीर गा रहे होंगे कबीरा, तब लोग बोलते होंगे कि कबीर बर्बाद कर देंगे क्लासिकल। सही बात। बिल्कुल, ये दौर तो रहा ही है। और बहुत अच्छी बात है कि उसमें सौंदर्य क्या है, खूबसूरती क्या है उस दौर की, उस विधा की खूबसूरती क्या है, अगर उस पर बात हो तो बहुत। क्योंकि गाना एक टीम वर्क है। देखिए, जब चित्रपट में गाना आता है, फिल्म में गाना आता है, तो वो किसी एक कवि का नहीं रहता, महज एक संगीतकार नहीं रहता, और फिर
जो सिंगर है, उसका भी नहीं गायक होता। गायिका, उसका भी नहीं है। वो एक टीम वर्क है, जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो साजिंदे भी हैं, अरेंजर्स हैं, और फिल्माया जा रहा है तो हालांकि कैमरामैन है, जो पर्दे पर आप देख रहे हैं वो अभिनेता हैं, उस ये सब टीम वर्क है। इन सब ने मिलकर एक गाना बनाया है। तो जाहिर है कि इसमें हर एक का कंट्रीब्यूशन है, चाहे फिर धुन पर लिखा हुआ हो या पहले गीत लिखा है फिर उसमें उसको धुन में धुन पे ढाला डाल दिया। गया हो। तो एक है कि थॉट होता है, कोई एक विचार होता है जो कविता में लिखा हुआ है या गज़ल में लिखा हुआ है, उस विचार को संगीत की भाषा में प्रतीत करना संगीतकार का काम है। तो माध्यम अलग अलग है। आपने मुझे कभी पूछा था कि इन सभी कलाकारों में समानता क्या है, मतलब तीनों में, तीनों में मतलब आपने लता जी अगर हैं, इसलिए मैंने ये सवाल डाला भी, जी ऐड भी किया था, क्योंकि क्या है कि एक जो आप शोध कर रही हैं, जी तो शोध का एक इंटरेस्ट होता है कि मैंने भारतीय सिनेमा संगीत पे अब काम कर रही जी हैं, बट उसमें 3 कैरेक्टर आपने चूज किया, 3 बिल्कुल महारथी को चूज किया जी है, लता मंगेशकर और साहिर और शैलेंद्र, जी और तीनों अलग हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बट क्या समानता है तीनों जी में? जी नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि मेरा जो संशोधन है वो सिर्फ पोइट्स या लता जी पर नहीं है, मैंने काफ़ी सारे संगीतकारों पर पहले रिसर्च किया है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपोजर्स इन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, वो ये भी है। मेरा टॉपिक था। तो कंपोजर्स वाइज मैंने पहले स्टडी शुरू किया। बाद में जैसे मैंने कहा कि जब आप एक वो महासागर में आप डुबकी मारते हो तो आपको पता चलता है कि ये संगीतकारों का ही काम नहीं है। टीम अगर वर्क है। आपको संगीतकारों का भी अभ्यास करना है तो आपको कवि जानना ज़रूरी है, कविता का ज्ञान होना, फिर सिंगिंग, ये सब उसमें आता है। समझना पड़ेगा। तो इन सब ये जो घटक हैं, मतलब लता जी हो या फिर आशा जी हो या कोई सिंगर है, ये सब घटक है, उनकी कहने की भाषा अलग है, माध्यम अलग है, कहन है उनमें। तो अगर एक गज़ल लिखी हुई है या कोई भी आप मिसाल के तौर पे एक गाना ले सकते हैं कि एक गाना है तो कवि क्या कहना चाहता है। जैसे कोई एग्जांपल अगर कोई गाना जैसे से कोई बताएं मैम। एग्जाम्पल है, देखिए एक बहुत ही प्यारा गीत है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे हाँ। महके यूं ही जीवन में, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। योगेश जी का लिखा हुआ गीत है, सलील चौधरी जी का संगीत है। तो धुन पर लिखा हुआ गाना है, लेकिन जो सिचुएशन फिल्म में आती है, जो हीरोइन पर्दे पर है, किसी की याद में खोई है, और वो रजनीगंधा के जो फूल है वो सिंबॉलिक है, एक जिसे हम कहते हैं प्रतीकात्मक है कि रजनीगंधा के फूल और उसकी प्रणय भावना और उसके मतलब जो जिसे चाहती है वो, उसका आना एक एसोसिएशन के तौर पे है। तो ये सब प्रेम कविता भी है और धीरे धीरे प्यार में कैसे उतर रही है वो। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। तो धुन इतनी मीठी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें गायकी भी आती है। मेरे अनुरागी मन में का जो बहाव है, जो थ्रो है, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की, ये जैसे निचले स्तर पर जाता है गाना। लेकिन मेरे अनुरागी मन में तो व्यक्तता का एक समय आ गया कि मुझे व्यक्त भी करना है, मुझे कहीं कहना भी है कि मेरे अनुरागी मन में कुछ हो रहा है। मेरे अनुरागी मन, अनाउंसमेंट हो गई वो, तो अनाउंस, उसमें ही एक अंतरा देखिए आप। क्या अधिकार ये जब से साजन का, हर धड़कन पर माना मैंने। अधिकार शब्द का उच्चारण, उसका एक वेट है, अपना एक प्रेजेंस है। अधिकार, ऐसा उच्चारण उसका ब्राइट है, समझ गए, ऑन किया उसको। हाँ, अधिकार ये जब से साजन का, हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी, ये भेद तभी जाना मैंने। तो अब भेद कहने का वक्त आ गया। क्या भेद जाना है आपने? तो वो तीसरी लाइन में आता है, जो भेद है, रहस्य है, क्या है?
कितना सुख है बंधन में, हाँ, बंधन में कितना सुख है, ये रहस्य मेरे हाथ में आया, मैं जान गई अभी। तो देखिए इतना नैसर्गिक है ये कि क्या कभी बात कोई है। व्यक्ति रहस्य कहना चाहता है, हम्म, खास तौर पे अगर स्त्री व्यक्त हो रही है तो रहस्य कहते हुए लाउडली नहीं कहेगी, वो जोर से नहीं कहेगी, वो बिल्कुल प्यार से कहेगी, धीरे प्यार से। से और विस्परिंग टोन में, हाँ, बिल्कुल हल्के टोन में कहेगी। तो अगर आप गाना गौर से सुनेंगे तो आपके जहन में ये बात आ जाएगी कि पूरा लता जी जो है गाना एकदम नीचे के स्तर पे लेके आती है, बिल्कुल हल्के टोन में गाती है। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब हाँ, से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख हाँ, है बंधन में, रजनी गंधा। यहाँ पे जो ओरिजिनल टोन था, तो हम जान गए क्या कि बात है, क्या कहन है, गाने की क्या एक बात है। कहन है। हर गाना कुछ कहता है, तो और वो जो कहन जिसने जान ली उसे ही वो गाना मतलब समझ पाया। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत ही ज़्यादा आपने मतलब इतना डिटेल में बताया है, और मुझे लगता है कि आज के जितने भी सिंगर हैं, कंपोजर है, लिरिक्स राइटर हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं उसमें, फिर भी उनको एक समझने और सीखने की ज़रूरत है जी कि भाई बिल्कुल बिल्कुल। कि भाव क्या है गाने भाव का। क्या है, गायकी हर काम कंपोजर ही नहीं करता है। बिल्कुल नहीं का, ये सब टीम वर्क है, और बिल्कुल कंपोजर क्या कहना चाह रहा है वो समझ लेना एक सिंगर को ट्रू बहुत ट्रू ज़रूरी है। ट्रू। अब हर कोई लता मंगेशकर तो नहीं हो सकता है, जी लेकिन हो ही नहीं सकता, कोई कोई दूसरा नहीं तो हो नहीं हो सकता। सकता जी है। जी लेकिन है कि उनको सुन के समझ के जी, अगर थोड़ा अंश भी आ जाए किसी के अंदर, बिल्कुल तो मैं सही मानता हूँ बात, कि बहुत बड़ी बात सही है ये, सही बात। बहुत बड़ी बात क्योंकि एक और दिमाग में उदाहरण आया है। जी। कि जैसे आपने कभी पूछा था कि सिंगर क्या कह सकती है, मैंने कहा कि जो बिटवीन द लाइंस है, जो लिखा है वो तो कहना ही है सिंगर को, लेकिन जो नहीं लिखा है शब्दों में एकदम सीधे तरीके से नहीं बताया, जी। कुछ अप्रत्यक्ष भी बात है ना, कुछ सुझाव हैं। तो सजेशन जिसे कहते हैं ना, कि कहीं और लेके चल रहे हैं आपके दिमाग को, शायद आपको सोचने पर मजबूर करें, ऐसी भी कुछ बातें रहती है। तो ओ बसंती पवन पागल शैलेंद्र के ही शैलेंद्र शब्द खिलेंगे। हैं। ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, रोको कोई। तो देखिए रोको कोई कब कहते हैं, अरे कोई रोको, कोई जा रहा है तो उसे रोको। तीव्रता बढ़ती है, वो ये नहीं कह रही कि बसंती जा रही है कोई जाके उसे रोके। कोई रोके में और रोको कोई में फ़र्क है ना। कोई उसे रोके, चलो अगर रुकती है तो अच्छा होगा, ये सब छोड़ के कवि जब लिखता है कि रोको कोई, उसे जाके रोको कोई, तो उसमें तीव्रता ज़्यादा है। अब ये तीव्रता अगर सिंगर समझ लें और संगीतकार भी समझ लें तो उसमें एक अलग आपको पुकार समझ में सुनाई देगी। कैसा है वो, फिर वो देखिए। संवेदना आ जाएगी गाने जी। में। जी। ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, ये जो नाजा है ना नीचे, उसमें आवाज़ को एक कंप है, थरथराहट है, क्योंकि वो गदगद हो रही है गाते वक्त। ना जा रे ना जा, लेकिन रोको कोई, ये क्या हुआ, इसे हम ट्रिल कहते हैं, मतलब आवाज़ को थरथराहट देना, या अंग्रेज़ी में इसे हम वॉइस ऑसिलेटिंग कहते हैं। क्या है वो, एक ही सुर पे और एक तान इस प्रकार से आती है कि वो तीव्रता जो है ना, कि रोको कोई उसे जा रही है, तो वो सीधे भी अगर आती रोको कोई, लेकिन लता जी ने कैसे गाया है, रोको कोई ओ बसंती, यहाँ लगता है वो, ये बातें हैं, मतलब आपको, आप जितना सोचेंगे उतना कम है, इतना कुछ ट्रू ट्रू ट्रू। काम इन लोगों ने करके रखा है। बिल्कुल सही।
जी। और लता जी तो वो हैं कि अब जितना सुनो, जितना एक ही गाने को मतलब अगर लाइफ टाइम सुन लो और उसी को समझ ली तो काफ़ी है, मुझे लगता है काफ़ी है, वो जीवन हो मतलब गया। मराठी में हमारे एक कहावत है, संत ज्ञानेश्वर जी। हमारे बहुत है, तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है, लेकिन जो कीर्तनकार हैं हमारे, जो अभ्यासक हैं, जो ज्ञानेश्वरी में ओवी है, मतलब 2-2 3-3 लाइन 4 ओवी कहते हैं उसे। तो कहा जाता है कि एक तरी ओवी अनुभवावी, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पढ़ो मत, अनुभव करो। उसकी जैसा एक जीने की कोशिश करो। तो तो एक मैं कहती हूँ कि एक गाना भी आप समझ लो, अच्छे से समझ लो, लेकिन वो काफ़ी है आपके लिए, तो आप दिन बन जाता है कि आप क्या हासिल हुआ है, ऐसे लगता है। राइट। और मुझे लगता है कि ये सब जितनी कि आपने बारीकियां बताई, डिटेलिंग जो लता जी करती थी, ये सब तो मुझे लगता है वो उनकी ही चीज़ होती होगी। कंपोजर जी पता नहीं कितना बिल्कुल बता पाते रही होंगे उनको। होगी, क्योंकि कई बार कंपोजर बताते भी हैं नहीं, क्योंकि आपको। सेम कंपोजर की कोई दूसरे सिंगर अगर गाना गा रहे हैं तो उतनी बारीकी डिटेलिंग नहीं बारीकी जाती नहीं है। होती, यही कहा मैंने कि शायद हम कह सकते हैं, क्योंकि शायद हम ही कर कोई सकते हैं। वहाँ पर मौजूद नहीं जी थे, जी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि काफ़ी सारा इम्प्रोवाइजेशन जो है वो लता जी का मतलब रहा जैसे ही आपने एक है। गाने पे काफ़ी चर्चा भी की और मैं चाहता हूँ फिर से उस पर बात भी हो, वो कांटों से खींच के दामन वाले पे जो बात हुई थी। सही बात। अगर आप उस पर एक बार बता दें। और मुझे कभी कभी लगता है कि ये गाना कांटों से खींच के दामन, वो पहला नोट लगाना कितना डिफिकल्ट है। अगर आप गाने जाओ, जी आप जी सिंगर हो तो भी आसान नहीं है जी कि फर्स्ट नोट आपको वो लगे प्रॉपर। जी जी जी, क्योंकि होता यूँ है कि शुरुआत ही उसके ऊपर की नोट में है ना, क्योंकि वो एकदम हाई तड़फ पे है, है। उसमें मुझे तो हाई लगता है है। वो अंतरा है उसको पहले जी ऐसा ही था। मुझे भी लग रहा है कि वो जी जी लास्ट जी वाला जो पार्ट है बाद में जो आता जी है कि जी आज फिर जीने की जी, तमन्ना है, गाना यहाँ से शुरू होना चाहिए था। पहले ऐसे कहते हैं कि वो पहले अंतरा ही बनाया हुआ था, अच्छा। फिर बाद में उनको बरमंदा को लगा कि इसे शुरुआत में तब्दील कर देते हैं। क्योंकि इतना अटैक है फर्स्ट नोट पे, अटैकिंग है, उतना राइट अटैकिंग राइट, तो मतलब किसी गाने की शुरुआत में नहीं होती क्योंकि है। खिंचाव लगना चाहिए। राइट वो ट्रांजिशन फेज है, एक तो बहुत काफ़ी कुछ उसकी ज़िंदगी में हो रहा है, राइट। बदलाव आ रहा है, वो सब दिखना चाहिए और वो सुनाई भी वो देना एक ब्रश भी चाहिए। अंदर से जी क्या जी जी बिल्कुल बिल्कुल, समझिए कैरेक्टर रिवोल्यूशनरी है वो, रेवोल्यूशनरी है। क्रांतिकारी औरत है। और वो जो क्रांति हो रही है उसकी ज़िंदगी में, तो वो सुर में भी आनी चाहिए, आलाप में आनी चाहिए, क्योंकि ये उदाहरण इतना अच्छा क्यों है, मतलब इसमें इतनी ताकत क्यों है? क्यों है? क्योंकि आलाप में शब्द नहीं होते। हाँ। आलाप में शब्द होते तो कुछ सजेस्ट करते, आलाप तो आलाप है, उसमें सिर्फ सुर है, और वो भी सुर में नहीं, नोटेशन नहीं गा रहा है व्यक्ति, आकार में ही गा रही है, मतलब आकार में भावना लेके आना एक अलग बात है ना। क्या बात वो इसलिए आप अलग अलग टोन में गा सकते हो उसे। मैं हमेशा कहती हूँ कि अभिमान के ही काफ़ी गाने जो हैं वो आलाप से शुरू होते हैं। है। इसके पीछे भी वजह है, ऐसे ही नहीं आलाप से शुरू होते। आप देखिए, राइट। पिया बिना, आलाप से आपको कहीं लगा ये खुशी का गाना है? हाँ। नहीं लगा। आपको वो जो महसूस कर रही है वो एक पैथोस है उसमें, पिया ऐसे रूठे कि होठों से मेरे संगीत संगीत छूटा है। तो कैसे कैसे गाएगी वो? Right. अगर यही आलाप, मैं अभी कांटों से तो आपको पता है और काफ़ी लोगों ने देखा सुना भी भी है, हाँ। लेकिन ये भी आलाप आप देखिए कि इसे भी एग्रेसिव बना सकते थे। अगर इसे एग्रेसिव बनाते हैं तो फिर वो बात उसमें नहीं आएगी। ये तो फिर एकदम कुछ अलग हो गया। हाँ कुछ अलग हो गया, एग्रेसिव हो गया, आक्रामक हो गया। राइट। तो आलाप में ये बातें हैं, और कांटों से खींच के ये आंचल की जो बात आपने की, वो उदाहरण इतना मतलब प्रभावी है कि खिंचाव भी दिखता है, फिर उसकी तड़फ भी दिखती है, उसका स्वभाव दिखता है, उसकी ज़िंदगी में आने वाला बदलाव दिखता है। मतलब उसकी लाइन भी कितनी अच्छी लिखी गई, क्या फिलॉसफी है उसमें। जी जी जी, शैलेंद्र शैलेंद्र साहब ने जो के लिखा है। शब्द हैं, और एक ही लाइन में उन्होंने देखिए लिखा है कि आज फिर जीने की भी तमन्ना है आज फिर और मरने का इरादा है। तो एक लाइन में ये दोनों चीज़ें लिखना, एक शैलेंद्र की प्रतिभा का कितना सारा राइट। उसमें भाग है। वो लाइन उसके बाद होता है ना, तोड़ के बंधन बांधी पायल। जी जी मतलब अब मैं बिल्कुल।
ऐसा एक एक बंधन दोनों बांध है। रही हैं और एक बंधन तोड़ जी, रही जी। हैं। देखिए कवि की प्रतिभा कहाँ है, जी मतलब इसमें प्रतीक भी है कि तोड़ के बंधन, पाँव की बेड़ी भी रहती है, बिल्कुल। आप हथकड़ी जैसे तो पाँव सोशल में, सोशल जी जी जी, बाउंड्री को उसने तोड़ बॉन्डिंग दिया भी है। है। और पायल तो वैसे भी वो पायल पहन रही है क्योंकि वो नाचना नृत्य चाह रही कला है, की उपासक रह चुकी है, तो उस मायने में भी वो सही बैठता है कि तोड़ के बंधन बांधी पायल, अब मेरी उड़ान को कोई रोक कोई ना नहीं रोके सकता मेरी है। उड़ान को, ये दिल चला। जी 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 जी। और अभिमान में भी अभी आप बोल रही तो मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि सारे गाने आलाप से ही, मतलब किशोर कुमार भी जब गा रहे हैं तो एक आलाप से शुरू कर रहे जी हैं। जी, वो एक गाना तो आलाप से होता है लेकिन ज्यादातर उसमें फीमेल सॉन्ग्स है। देखिए लता जी के गाने हैं जो कि ए- नदिया किनारे हेराए आई कंगना, और पिया बिना जैसे मैंने Same. कहा, और फिर अब तो है तुमसे तुमसे हर हर खुशी। खुशी अपनी, तो वो भी गाना आलाप से। इसका टोन देखिए आप, अलग है, अलग टोन एकदम है, अलग है। क्योंकि उसके जिंदगी में फिर से एक ट्रांजिशन है। वो एक सीधी हैपनिंग सादी वाली है। लड़की थी, गांव में रहने वाली, लेकिन उसके पिता शास्त्रीय संगीत के उपासक हैं और वो आती है तो वो संस्कार लेके आ रही है बेटी कि शास्त्रीय संगीत के संस्कार है तो आलाप से शुरू करेगी, सीधे एकदम गाना नहीं शुरू करती कोई व्यक्ति जो क्लासिकल से आई हुई व्यक्ति है। तो ये बर्मंदा की सोच है। क्या बात है, कि कथा, क्या बारीक जी जी डिटेलिंग जी, है। बिल्कुल वाह। बिल्कुल, उस पर मैंने एक किताब लिखी है खास। इस पॉइंट पे जी जी, क्या बात। ऐसे ही चित्रपट जो फिल्म हमारे यहाँ बनी है, बंदिनी है, चितचोर है, इजाज़त है, एस.टी. बर्मन, इस बर्मंदा की भी है, बाकी सारे संगीतकारों की भी, जिनमें संगीत आया तो कथा का उसमें रिफ्लेक्शन है। राइट। ऐसे ही नहीं, ये लोग बहुत काफ़ी सोचते हैं इसको। मतलब मुझे वो सीन याद आ रहा है कि अभिमान का जब वो अमिताभ बच्चन गा रहे होते हैं और फिर आलाप से एंट्री है इनकी, जी जी जी, नन्हा सा गुल जी खिलेगा जी ना, जी, उसके पहले एक आलाप है, मतलब पेन वाला आलाप है और क्या एंट्री क्या है। देखिए वाह फिर। वाह, क्या बात। मतलब जो भी वो गाना हम जब भी देखते हैं तो हमें रोना आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अब समझ में आ रहा है कि उस आलाप की क्या तीव्रता जरूरत क्या है, है, जी बिल्कुल क्यों आ रही है वो आलाप लेके। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि एस टी बर्मन और बंदनी का जिक्र कर दिया। मैं तो एस टी बर्मन उनकी आवाज़ जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा आदमी था क्या, सही एक बात, अलग आवाज़, एक अलग पुकार है, कशिश पुकार, है उनकी कशिश है। आवाज में, एक अलग कशिश है। मतलब वो आवाज़ तो लगता है कोई सदी की आवाज़, कोई मतलब सही ब्रह्मा बात। कवि होंगे तो उनकी आवाज़ ऐसी होगी वाह एस टी वाह बर्मन जैसी। वाह वाह, कितनी प्यारी आवाज़, जी एक जी अलग जी, सी। और जब वो बंदनी का गाना गा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बंदनी पिया की, मैं संगनी हूँ साजन की, मेरा मेरे साजन ढूंढ है उस उस पार। पार, मैं मंद मार हूँ इस पार। एक तो शैलेंद्र की ये एक खासियत रही है, देखिए कि इस पार और उस पार, हमेशा ये दुनिया और वो दुनिया, की इसका बात एक करते हैं। आकर्षण शैलेंद्र जी की रचनाओं में काफ़ी हमें मिलता ही है। क्योंकि इस पार आहे उस पार, ये जाए तो जाए, अंधे जहाँ के अंधे रास्ते हैं, काफ़ी सारे गाने हैं। तो सजन ने बंदिनी, झूठ मत बोलो, खुदा के हाँ पास जाना है, हाँ, फिर उस पार की बात हो रही उस है। पार की बातें हो रही है। तो ये भी जो गाना जिसका जिक्र आपने किया, बर्मंदा की आवाज़ में, बरमंदा की आवाज़। तो उनकी आवाज़ में आपने अगर गौर से सुना है तो एक देहाती फील था। और मांझी जहाँ से शुरू हाँ करते जी हैं। जी, बिल्कुल कशिश है, और देखिए उसमें सोफिस्टिकेशन आपको कम दिखेगा, बिल्कुल नहीं, और वही उसका सौंदर्य है। ज़्यादा सोफिस्टिकेशन से भी कभी कभी खराब होती थोड़ी चीज़। खराबी होती है। तो कितनी प्यारी आवाज़, मैं सुनता हूँ कि ऐसी आवाज़ कहाँ है, मतलब जी हाँ, आजकल तो सुन, सुनाई नहीं देती। और जैसी ऐसी आवाज़ किसी की होगी तो उसको हम गाने के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल, कि आप प्लेबैक सिंगिंग मत करना, ये हमारा सजेशन ये होगा तो उसको। हमेशा होता आया है। राइट। लेकिन प्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी तलत महमूद जी भी फर्स्ट जब भी आए इंडस्ट्री में, तभी उन पर भी ये क्रिटिसिज्म काफ़ी हुआ है ट्रू। कि आपकी आवाज़ में वो वाइब्रेटो है। तो पहले तो संगीतकारों ने अच्छा कहा, लेकिन किसी रिकॉर्डिस्ट ने, उन्होंने कहा, मतलब उनसे ये कहा कि ये वाइब्रेटो बहुत ख़राब है, कैसे रिकॉर्ड करें आपकी आवाज़। तो वो बेचारे एकदम नाराज़ हो गए और सीधे सीधे गाने लगे। तो फिर अनिल विश्वास जी ने, उन्होंने बहुत डांटा उनको। अच्छा। कि कहाँ गया वो वाइब्रेटो, उसके लिए तो आपको बुलाया है, वो अगर चला जाएगा तो काफ़ी सारे गायक पड़े हैं, तो मैं तुम्हें क्यों बुलाऊं।
तो एक बात होती है True, true, जिसे कभी दोष माना जाता है, तो वही एक सौंदर्य का भी भाग हो सकता है। और एस टी बर्मन, उनकी जो आवाज़ थी, जो हम लोग सुनते हैं आज के डेट में, फिर जब उनकी आवाज़ सुनी और उनकी कहानी जानी तो लगा एक क्या स्टोरी है लाइफ की आदमी जी की। जी मतलब एक बोलते हैं ना सन्यासी राजा वाली बात की, एक राजा किंगडम कहीं का, जी मतलब वो नॉर्थ ईस्ट में निकाले हुए आदमी, फिर वेस्ट बंगाल पहुंचे उनके फादर, और यहाँ से फिर जी वहाँ जी संगीत के प्रति क्या समर्पण संगीत का रहा। जी और मतलब वो तो मतलब हम ये बोलेंगे कि हमारा ये दुर्भाग्य रहा बॉलीवुड का कि वो लेट आए इंडस्ट्री में, सही बात। वो जल्दी नहीं आए, सही उम्र पे 25-30 जी में नहीं उनके है, देखो, देखिए ना उम्र के कौन से पड़ाव और पर वो, 50s के बाद हाँ हुआ जी है, बिल्कुल सही, और तब ये देखे गए। तब ये देखे गए। और कंसिस्टेंसी देखिए उनकी भी, सातत्य इतना था कि हमेशा उनका जो संगीत है बर्मंदा का हमेशा जवां रहा। हमेशा जो इसीलिए उनको एवरग्रीन संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं, क्योंकि जो उनकी पहली फिल्में थी, सजा है या नौजवान है, बाजी है, बाजी, तो इन फिल्मों का संगीत और मिली, अभिमान, चुपके चुपके, ये ये तो खैर संगीत देखिए हर मतलब पीढ़ी के लिए वो अपना है, उनको अच्छा लगने वाला संगीत है। ट्रू, ऐसी बात। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो एक बार कांटों से खींच के ये दामन आप गा दे फिर। तो ये बात थी कि आलाप जिसका जिक्र आपने किया वो सुनाती हूँ। ये आलाप था, अटैक तो है ये। शुरू ही अटैक है। क्या है इसमें, बात क्या है कि एक जिगर है, एक रिवॉल्यूशनरी तो है ही, लेकिन मिठास भी है, एक स्त्री तत्व भी है उसमें। बिल्कुल सही। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें निकलती है जब आप बारीकी से सुनते हो ना, तो ये सब चीज़ें आपके जहन में आ जाती हैं। तो पॉइंट ये था कि आलाप यही रखते हैं, चलो सुर यही रखते हैं, लेकिन आलाप की जो थ्रो है वो बदल लेते हैं, तो क्या होगा। ये तो दुखी गाना हो गया, चला गया, उसमें ताकत नहीं है, वो अटैक चला गया इसका। हाँ, उसका सब मूड चला गया। तो क्या करेगी वहीदा जी, क्या करेगी, मतलब कोई कैरेक्टर नहीं है उसमें। तो कैरेक्टर को पकड़ना है। प्लेबैक सिंगिंग इज ऑल अबाउट एक्टिंग थ्रू योर वॉइस। आपके वॉइस में एक्टिंग होनी ही चाहिए, अभिनय ही है वो, तो कैसे होगा वो। हो कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, हो कोई न रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। क्या बात है, बहुत ही बड़े। और मतलब वो की शब्द जो मैंने देखा, जो आपने की में भी जी उतार चढ़ाव, मतलब जी जी उतार की में आपने एकदम बैक, कितनी डिटेलिंग एक एक वर्ड पे गाने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह। आज फिर जीने की तमन्ना, और इरादा में फिर जोर है, जोर है, इरादा मजबूती है, हाँ मजबूती है, बिल्कुल सही बात। बहुत मुश्किल है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये बहुत मायने रखती है। ट्रू ट्रू। अच्छा, मैंने कल आपसे जब बात भी कर रहा था तो मैं एक मेरे बहुत फेवरेट लिरिक्स राइटर है, और मैंने बोला था इस पे हम लोग जरूर चर्चा करेंगे आपसे, राजा अहमद अली खान। और उनके मैंने एक दिन सुना कि मैं सबसे ज़्यादा गाना किनके सुनता हूँ, कौन से लिरिक्स राइटर, शैलेंद्र तो सब सुनता ही, मेहदी अली खान। बट मैंने देखा कि मैं राजा अहमद अली खान को ज़्यादा सुनता हूँ। सारे गाने उनके, मतलब मेरे स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट में इस बार मैंने इस साल में कम से कम 1500 से 2000 बार गाने सुने हैं उस बार, इस साल में सिर्फ उनके गाने। तो मैंने कहा ये आदमी का क्या है। तो आपने उनके बारे में मतलब कुछ है डाटा आपके बारे में? काफी सारे गाने उनके हैं जो मदन मोहन जी के हैं, तो आप मदन मोहन के खास तौर पे एक आध गाना अगर आप कहें, जैसे तो अगर मुझसे मोहब्बत है, मैं तो बहुत सुनता हूँ उनका। जी जी जी। अगर उस पे तो अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, तो इतनी सुंदर शायरी है कि उसमें समर्पण भी है। वही एक मूड दूसरे गाने में साहिर जी ने भी पकड़ा है, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। सही, बिल्कुल सही। तो मूड तो वही है। सेम। एक औरत प्यार जब करती है तो दिलो जान से प्यार करती है, और उसका प्यार करने का मतलब ही ऐसा है कि सब परेशानियां तुम मुझे दे दो। वही कहा है साहिर जी ने भी, और यहीं पर भी राजा मेहदी अली खां जिनका आप जिक्र कर रहे हैं,
अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। क्या मदन मोहन जी का संगीत है, देखिए क्या बात। उसमें जो मैंने कहा ना, एक तीव्रता आती है, भावनाओं का एक तीव्र प्रकटीकरण जहाँ आता है, तो मदन मोहन जी उसको ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं कि इन आँखों का हर एक आंसू, उसमें वो आपको फ्रेज आएगी। इन आँखों का हर एक आंसू, ऐसे नहीं है वो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम, तान आ गई उसमें, सीधा नहीं है, सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। जो आपने जिक्र किया था थ्रो का लता जी का, वो भी यहाँ आपको मिलता है। अलग फेड इन फेड आउट मिलता है। कहाँ पर आवाज़ को खुली तरीके से लगाना है, कहाँ पर उसको कंट्रोल करना है, गले के पिछले हिस्से पर लेके जाना है, फिर से स्थापित करना है, फिर से कंट्रोल करना है। ये सब चीज़ें लता जी के गाने में इतनी मिलती है और इतनी खूबसूरती से मिलती है। एक एक गाना अगर आप लेकर बैठते हो तो आपके जहन में सारी बातें आ जाती हैं। मतलब जब बता रही हैं इतना, कहाँ से किसी की आवाज़ में कौन सी मशीन लगी हुई थी इनके गले में। जी। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जो रिकॉर्डिस्ट रह चुके हैं जिन्होंने लता जी को रिकॉर्ड किया, अच्छा, तो उनका ये निरीक्षण था कि आम तौर पर रिकॉर्डिस्ट बोलेंगे कि अगर आपको आवाज़ आपकी ऊंचाई पर लेके जाना है या कोई थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से एक लाइन कह रहे हैं, तो आपको माइक से पीछे होना पड़ता है, राइट, नहीं तो फिर वो ब्लो भी आ जाएगा, फट जाएगा। लेकिन उनका ये निरीक्षण है कि लता जी तो बिल्कुल हिलती नहीं थी, ऐसे ही गाती थी। तो उनको मैंने बात करते सुना है कि उनके तो गले में ही कंप्रेसर है लगा हुआ था। देखिए, लगा नेचुरल कंप्रेसर है, जहाँ पर चाहिए वो अपने आप कंप्रेस हो जाएगा। फिर आपको मतलब उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है, एक एक्सप्रेशन नहीं आता है। मतलब आजकल लोग गाते कम है, हाथ और ज्यादा चलते हैं, वो तो बस ऐसे माइक लिया और गाना शुरू। पूरा काम गले से हो रहा है। देखिए गला कितना कंट्रोल में है उनकी, जो वो चाहती है वही गले से निकलेगा। कई सारे सिंगर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनका दिमाग तेज है, उनको सब समझता तो है, सब जो मुर्कियां हैं, फ्रेजेस हैं, कठिन कठिन, वो पूरा आपको रोटेशन बता देंगे, सब बता देंगे। आता नहीं है वो उस प्रकार से आपको आता नहीं है। फिर मैं जैसे मैंने कहा कि ये एक फ्रेज उन्होंने लिया है, लेकिन वो कितनी बार आप लेने की कोशिश करो, वो टाइमिंग जो उनका है वो किसी के पास नहीं है। और वो क्लैरिटी जो मुर्की की है, मदन मोहन जी की ही एक रचना है, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चराग जलते हैं। देखिए लिखने वाले ने क्या लिख दिया है। तो चराग पर मतलब मैंने ऐसे लिखा था कि जब तक चराग शब्द नहीं आता तो गाना अपने बस में लगता है गाने वाले को, लेकिन चराग शब्द आपके पूरे मतलब निकाल के रखेगा कि आपको नहीं आता, क्योंकि उसका फोर्स, उसकी क्लैरिटी। देखिए वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते चराग जलते। क्या बात है। अब वो चराग पे क्या है, तो कितना भी वहाँ पे तो अच्छे सिंगर छोड़ देंगे होल्ड, कोशिश करें वहां तक आएंगे, फिर
गाएंगे भी, क्योंकि ट्रेंड जो सिंगर है ना, मैं वो भी बात करी क्योंकि मैं भी सीखी हुई हूँ, काफ़ी मैंने देखा है। ट्रेंड जो सिंगर है उनको उसका नोटेशन भी आता है, लेकिन जो भावना है उसमें, बुझते चिराग, इसको आप बाइफरकेट आप करके देखिए, और उसी खांचे में करना है आपको, खांचा भी तो इतना ही है, टाइमिंग में करना है। तो एक बात आ गई तो दूसरी छूट जाती। ट्रू। और ये उन्होंने वन टेक में मतलब पूरा गाना साथ में गाया है। आजकल के सिंगर गा पाएंगे, एक एक लाइन करेंगे तो भी ये मुश्किल है होना। तो बहुत सारी काफ़ी बातें हैं जो मतलब सोचने लायक है। ट्रू ट्रू। एक और गाना उनका इन्हीं का था, राजा मदरी खान का, कि नैनों में बदरा छाए। जी जी जी। वो भी मैं सुनना चाहूँगा। अब देखिए कितना नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके है, ऐसे में बलम। देखो गरबा लगाने की जो क्रिया है, मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ इसी गीत का, कि राग बेस होना या अच्छी धुन होना। मदन मोहन तो इतने प्रतिभाशाली थे कि आनंद फानंद में भी धुन बनाएंगे तो वो अच्छी ही निकलेगी। लेकिन उसमें भी कविता का ख्याल रखना, पोएट्री का ख्याल रखना। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरवा। ये कैसे आया? अब ऐसे में बलम मोहे तक तान थी नहीं थी? नहीं थी। तान जो आई सिर्फ गरवा में आई। उसका अर्थ क्या है? ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ले, कि मुझे गले से लगा रहा, मैं डर रही हूँ। तो ये क्रिया कैसे होगी? आप अपनी नज़र के सामने वो अगर चित्र लेके आते हैं कि कोई वो दौड़ के जा रही है और अपने प्रियतम के गले लग रही है, तो वो जो रफ्तार है, वो क्रिया है, वो उस गरवा की तान में है। ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ले, नैनों में बदरा छाए। गरबा की तान है, वो समझ में आता है कि क्यों है। और गरबा के बाद फिर अगले नोट में वापसी है। जी जी रिवर्स सर, लगाए में फिर वापस से वो। जी क्या प्यारा है। सही बात। मतलब लगाने के बाद जब लगाना शब्द आ रहा है तो गरबा मतलब ऊपर, लगाने में फिर वो सॉफ्ट हो जा रही है, मतलब स्टॉप हो जाती है। वहाँ पे वहाँ जाना नहीं है, दूर जाना नहीं, दूर नहीं जाना। क्या बात है। और मतलब वही आपने जो बोला ना, जो सीखे हुए हैं वो लोग शायद गा भी दें, बट उनको इतनी हड़बड़ाहट लगती है कि वो जो फिनिशिंग है, ठहराव है, क्लीन एक एक हरकत जो नजर आती है, वो बहुत जल्दीबाजी में लगता है कि नोट लग रहा है। लता जी का गाना है बेदर्दी बालमा। हाँ, कितनी बार आप कोशिश करो, इतना मतलब सुनने में सीधा लगता है। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। अब ये बेदर्दी इतना आप सुन लो, उसका टाइमिंग कहाँ पे वो उठाना है, नहीं आएगा। नहीं है। मैं तो बहुतों को सुना हूँ, नहीं आता है। मैंने काफ़ी बार गाया है, सुना है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बस की बात नहीं है। लेकिन इसलिए वो एक ही लता मंगेशकर जी ही हो सकती है कि जिनकी टाइमिंग समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने बहुत सिंगरों को देखा, जब खासकर जो जानकारी, देखिए जिनको जानकारी नहीं हो तो कहीं से भी गा दे, जो जानकार उनको देखता हूँ कभी कभी वो अंतरे से शुरू कर दिए, क्योंकि पहला नोट लगना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल आपने इतना सही पकड़ा है कि बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पहली नोट लगना और करेक्ट लगना और टाइमिंग जैसे मैंने कहा ना कि एक तो नजदीक के नोट है ना 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 आता, ये नोट लगना और टाइमिंग। कोई कोई थोड़ा आगे चले जाते, बेदर्दी बा, ये भी नहीं है, खत्म। हाँ, बहुत अलग टाइमिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए लगभग लोग देखते हो अंतरे से शुरू कर देते ताकि जान बचती, इज्जत बच जाती है उनकी, और बाद में आते वक्त आ जाते हो ऐसे तो भी सही बात है, सही बात। क्या अच्छा, आपकी चर्चा इतनी अच्छी है और इतनी डिटेलिंग डिकोड किया है आपने, और एक ज्ञान बोलते हैं ना कि मतलब वो वाली बात है कि भाई वर्षों सुनते रहे जी, और बातें खत्म ना हो जी, सही और बात। चूंकि हमारा एक एपिसोड है पॉडकास्ट और इसकी लिमिटेशन होती है कि भाई जी, कितना आप रिकॉर्ड करोगे, लेकिन मतलब मैं आपके दूसरे टॉपिक रिसर्च पे जिसमें शैलेंद्र की आपने बात की या फिर साहिर पे बात की, उस पर जाने से पहले एक और गाना जो मेरे फेवरेट
राजा मेहदी अली खान जी, के जी, गाना है जी। कि लग जा गले। और लग जा गले गाना ऐसा है कि मैं कल ही चर्चा कर रहा था कि उसको सारेगामा ने अपने उस पे डाला हुआ है, सही मतलब उनके लोगों की ट्यून पे डाला हुआ है। सही तो बात। कितना बड़ा गाना है, और किसने नहीं गाया होगा लग जा गले का, और किसी ने भी फिर वैसा नहीं गाया मैं आपसे कहूँ कि मेरे हर प्रोग्राम की शुरुआत इस गाने से लग जा होती गले है, से। क्योंकि एक तो मदन मोहन जी का कंपोजिशन और पोएट्री जो है इतनी गहराई तक छू लेती है हमारे दिल को। जी। फिर लता जी की गायकी, लग जा गले को डिकोडिंग करना उसका एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैं अगर हमारे पास समय है तो विस्तार के बिल्कुल, साथ कहना बिल्कुल। चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही माइलस्टोन गाना है। माइलस्टोन गाना। न केवल इसकी धुन बहुत प्यारी है, और क्या म्यूजिक प्रोडक्शन कितना प्यारा अरेंजमेंट। देखिए आप दिल को छू जाता है, मतलब इतनी, मुझे तो मेरे आंखों में पानी आ जाता है जब भी सुनती हूँ। तो ये गाना हमें हिला के रख देता है। लेकिन मैं जब सोचती थी कि लता जी की गायकी और ये गाना, तो लता जी की वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं हुई हैं, और हर एक संगीतकार ने उनकी, चाहे वो रेंज हो, उनकी स्वर का एक जिसे हम टेक्सचर टिम्बर कहते हैं, उसकी बात हो, हर संगीतकार ने अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से उसको यूटिलाइज किया है, राइट। इस्तेमाल किया है। लेकिन पर्टिकुलरली ये गाना देखिए, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले। अब इस गाने में इतनी छोटी छोटी बारीकियां हैं। हंसी रात हो न हो। अब आप सोचिए कि आवाज़ किस तरह से लता जी प्रोजेक्ट करती हैं, और ये गाना इसका एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल है कि आवाज़ को भी पर्दे होते हैं। आप अपनी आवाज़ की एक बाहरी स्तर है, एक मझला एक स्तर है, और पीछे वाला भी एक स्तर है। तो ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। ये थोड़ी टेक्निकल होगी बात, लेकिन समझने वाली चीज़ है। बिल्कुल। मुलाकात में जो आवाज़ है, तो मुलाका, ये 3 अक्षर एक पर्दे पर है, लेकिन त अक्षर पीछे चला जाता है। मुलाकात, देखिए मुलाकात, यहाँ की आवाज, तर की आवाज, मुलाकात हो, ये बारीक, ये अंदर की आवाज है। और पूरा गाना, आप कोई भी शब्द इसमें आप देखिए, वो ये सब क्रियाएं उसमें आपको मिलेगी। मुलाकात हो न हो, लग जा गले, पूरा कंप्रेसर लगा हुआ। देखिए इको इफेक्ट आपको लगता है, लेकिन ये सब गले का काम, ये सब गले की कशिश है और काम है। कहाँ पे कंट्रोल करना है, क्योंकि शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, तो शायद शब्द अगर बोल्ड आएगा तो उसमें मजा नहीं, शायद फिर मजा नहीं, शायद शायद फिर इस जन्म मुलाकात, मतलब कशिश है कि मुलाकात हमारी हो ना हो। तो इतना इसी गाने में हमें 3 स्तर आवाज के मिलने। और दूसरी एक बात अगर आपने नोटिस की है, बताना चाहूंगी कि इसी गीत में एक तिहाई की एक थीम चलती है। अच्छा। 3 बार आएगी हर बात, लग जा गले
इसका म्यूजिक देखिए, थीम की एक थीम चलती है। अब हम ये बाद में सब सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया होगा, लेकिन शायद एक दिमाग में आया होगा मदन मोहन जी के कि इसमें ऐसे तीन तीन की एक रखते हैं थीम, और इससे काफ़ी गाना तो सुंदर बना ही, लेकिन लता जी की आवाज़ की थ्रो के लिए हर सिंगर ने इस गाने की तो मतलब इतनी बार सुनना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि कैसे कंट्रोल करती है आवाज़ को, कंट्रोल करना, फेड इन फेड आउट। अगर वो ये नहीं करती तो ये गाना इतनी खूबसूरत धुन होने के बावजूद वो फील नहीं आता है, वो आपको फील नहीं देता, क्योंकि आप मतलब आप करके देख सकते हैं, आप सुन नहीं पाओगे अगर ये एक लाइन भी मैं इसकी फ्लैट तरीके से गाऊं, लग जा गले, ऐसे अगर गाऊं ना मैं, कान मिलेगा, लग जा गले गले गा, पीछे है एक शब्द एक अक्षर आगे, देखिए ये सब हम क्यों उनको घराना मानते हैं लता जी को, ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं। क्या बात है जी। और इस गाने की खूबसूरती क्या है, मतलब जो मैंने पर्सनली महसूस किया कि सिर्फ गाने की कोशिश तो काफ़ी लोगों ने करते हैं समय पर, और गाना भी चाहिए सबको ही गाना, तो इसका जो प्रोग्रामिंग है, म्यूजिक प्रोडक्शन है जी, उसको भी अगर किसी ने रिक्रिएट किया तो अच्छा नहीं लगा, ओरिजिनली इतना नया लगता है, आज भी सुनता हूँ लगता है एकदम कल बना है ये गाना, कुछ भी पुराना नहीं हुआ है। देखिए फिलर्स भी क्या बनाए, क्या मतलब अंतरे में भी, हाँ हाँ, हमको मिली है आज क्या बात है, घड़ियां नसीब से, तरारा तरारा तरारा, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले। क्या बात है, मतलब अभी जब उनके गाने सुनते हैं तो ये देखिए ना, उनके लैंडिंग नोट, फिनिशिंग वाला, लास्ट तक फोर्स लगता है कि सेम फोर्स जो उस नोट की जरूरत है, सेम फोर्स, कहीं भी ऐसा नहीं आपको कहीं भी ऐसा शेकी नहीं लग रहा है, या फिर या सांस जा रही तो जल्दी में लगा दिया, हाँ, ऐसा भी नहीं लग रहा है, क्लैरिटी, ये सांस बीच में लेती थी कि नहीं उनकी सांस लेने की जो टेक्निक है, काफी सारे लोगों ने कोशिश की है पता लगाने की। हम जैसे एक वॉइस कल्चर में हम देखेंगे तो हमें जहन में बात आती है कि मैंने जैसे कहा कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है, उदर श्वसन कहते हैं हम, लेकिन ये सब बात की बातें हैं, उन्होंने पहले किया हुआ है, उसको हम बाद में थोड़ा खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी जो सांस चलती है ना, वो चेस्ट ब्रीदिंग नहीं है, मतलब ऊपरी सांस नहीं है, पेट से सांस है। अच्छा। लता जी की तो फिर पेट से अगर आपने इस पे शोध किया है? जी जी जी, अरे वाह, मैंने इस पर भी शोध मैं बहुत बार सोचता ये सांस तो कभी आता नहीं और लास्ट तक ही मतलब होल्ड करती हैं। काफी सारे ऐसे गाने हैं जिन्हें आपको आप पता नहीं कर पाओगे कहाँ पे सांस लेते हैं, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सांस लेना, वो भी पूरी तरह से लेना, क्योंकि अगर आप ऊपरी ऊपरी सांस लेते हो तो आपको इतनी सांस पुराएगी नहीं, और फिर अगली लाइन के लिए उतना फोर्स नहीं आएगा अंदर। जी 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 बिल्कुल सही बात। और एक काफी उनकी खासियत रही है कि गाने में जब छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं तो जो बीच में आपको स्कोप मिलता है तो भर के सांस लेना है, तभी जाके आप वो मैनेजमेंट मतलब कर पाओगे। लेकिन ये सब उनका एक अपना घराना है, लता जी का घराना है। क्या बात है। अब जो मराठी संगीत रहा है, मतलब आज तक मैंने भी कुछ सुना है, सानी गुरुजी हों या अभी जो अजय अतुल तक, इसका इम्पैक्ट रहा है उनके जीवन पे, लता जी के जीवन पे, इस संगीत का? मराठी संगीत तो काफी, उन्होंने भी मराठी संगीतकार की हैसियत से भी काम किया है लता जी ने। अच्छा। मराठी में आनंद घन नाम से संगीत भी दिया है,
और काफ़ी कम गाने हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतने Compose नहीं कर व्यस्तता पाए, के चलते। बट शुरुआती दिनों में दिया होगा उन्होंने। जी जी जी, 50s में दिया है, 50s में दिया था। 60s में, लेकिन बाद में तो इतनी व्यस्त हो गई वो मुश्किल था। कि मुश्किल ही था। लेकिन दिया है, संगीत दिया है, बहुत अच्छा दिया है। और मराठी में गाया जो लता जी ने है, उनमें मैं नाम लेना चाहूँगी पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी पिताजी। और पंडित श्रीनिवास खड़े, अच्छा। वसंत प्रभु जी। इनके लिए लता जी ने बहुत अच्छा गाया है, बहुत काफ़ी कुछ गाया है। और कठिन कठिन Right. रचनाएं खड़े काका की भी थी और पंडित हृदयनाथ जी की भी कठिन रचनाएं थी। राइट। मतलब उनके भी गाने में वो एक खिंचाव था, फिर मींड काम था, और जो नोट्स लगते थे काफ़ी जिसे हम कहते हैं ना क्रोमेटिक नोट्स, नज़दीक नज़दीक के, शुद्ध कोमल तीव्र एक इसके साथ बीच में जब आते हम्म, हैं तो वो लेना मुश्किल है, गले में चाहिए ना। वो लता जी गा सकती थी। बिल्कुल, और कौन गाए। उनकी एक रचना है, देखिए, जी। कशी काळ नागिणी सखे ग वैरीण झाली नदी। हमारे मराठी के बहुत ही बड़े कवि हैं भारत तांबे जी, जी, जानते उनकी हैं। रचना है। तो काळ नागिणी वैरीण मतलब है वो बीच में जो नदी बह रही है बिल्कुल। ना, वो मेरी दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं आ नहीं आ सकती पाती। और तुम भी मेरे पास नहीं आ सकते। तो स्वर रचना देखिए आप कितनी बुद्धिमत्ता से की हुई है। कशी काळ नागिणी सखे ग वैरीण झाली नदी। ये सब नजदीक के नोट्स लगे क्या बात तो है। रोंगटे खड़े सही बात है, गूज़बम्प सारे पूरे। जी जी जी, बिल्कुल। उसकी जो भीषणता है, नदी का बहाव है, और जो मतलब ये प्रतीकात्मक है, लेकिन बोल रहे जो कुछ है बीच में हमारे, ये कविता तो इतनी सीधी नहीं होती ना। नदी नहीं, मतलब वो तो- नदी नहीं है वो, काफी सारे मीनिंग्स है उसमें, कि जो कुछ तुम्हारे और मेरे बीच है वो इतना भयंकर है, इतना दुश्वार है, वो कैसे कहता। ये मैंने जैसे कहा ना, संगीतकार की अपनी एक भाषा है, तो संगीतकार की भाषा में उन्होंने ऐसे डाला, सखेगा वैरीण झाली नदी। तो गाने के लिए लता जी चाहिए, क्योंकि वो सब श्रुति जो लगनी चाहिए, वो तो श्रुति विचार लता जी में बहुत वही था। बना सकता है। काफी मैं बात कर सकती हूँ इस पर, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की रचनाएं हैं जिसमें श्रुति विचार है। आपने जिनका अभी गाना सुना मदन मोहन जी का, आज सोचा तो आंसू भर आए, उसमें श्रुति लगती है। मतलब जो नोट आपको मिलेगी नहीं, हारमोनियम पे नहीं मिलेगी, कहीं पर बीच में रहती है वो। इसको श्रुति युक्त स्वर कहते हैं हम। जो अपने स्थान से वो सुर, अपने अधिकार है उनका, तो माँ सरस्वती है लता जी, अपने हिसाब से सुर को खींचना, बीच में जो फ्रीक्वेंसी बच जाती है, क्योंकि देखिए आप, शास्त्रीय संगीत की परिभाषा है, आप तोड़ी में कोमल गंधार अलग लगता है, भैरव में अलग लगता है, अपना कोमल ऋषभ अलग लगता है, और तोड़ी में कोमल ऋषभ ही है, तो आप हारमोनियम पे एक ही नोट बजाओगे, गायकी में वो नहीं चलती। अगर आप तोड़ी गा रहे हो तो आपकी कोमल ऋषभ में अलग श्रुति चाहिए। तो ये सब बातें, हारमोनियम में तो है नहीं श्रुति, हाँ, कहाँ ढूंढोगे आप? तो ये सब बातें पहले लोगों को लगता था कि शास्त्रीय संगीत में ही है, फिल्म म्यूजिक में कहाँ श्रुति होती है। हाँ, और लता जी ने तो फिर और लता जी ने गा के रखा है, और मेरे जैसे कुछ पागल लोग हैं जो इनके पीछे ही पड़ जाते हैं कि नहीं, मुझे समझना है। नहीं, आपने तो ऐसा अद्भुत काम किया है कि जिसकी मतलब तारीफ करनी, बहुत तारीफ भी छोटा शब्द है, मतलब इसके लिए तो एक अलग ही घराना है आपका घराना, जो कि शोध करते हैं जी। ये जुनून है, जुनून है, ये हर कोई नहीं कर सकता, किसी के बस और की बात। आनंद है, बहुत सारा आनंद है। ये दीवानगी है लता जी की, जो आप कर रहे हैं, तो कहाँ पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं सब वो गाना भी खरीद याद सोचा, मेरे दिमाग में वो चलने लगा। जी जी जी, देखिए ना, आज सोचा तो आज की जो मीट आंसू भर है। हाँ, आज सोचा तो आंसू भर आए, आज ये कोमल जो निषाद है ना ना ना, तो उसको थोड़ा लता जी फ्लैटन करती है। आज देखिए फर्क है, आज और आज, इसमें फर्क है। वो श्रुति मैंने अलग लगाई। क्या बात है। ये लता जी की श्रुति अपनी है, और भी काफ़ी गाने हैं, लेकिन किस किस का जिक्र करें।
श्री रामचंद्र जी का गाना है, शैलेंद्र का ही लिखा हुआ। दुआ कर गमे दिल खुदा से दुआ कर, वफाओं का मजबूर दामन बिछा कर, सलामत रहे तू मेरी जान जाए, मुझे इस बहाने से ही मौत आए, करूंगी मैं क्या चंद सांसें बचा कर, दुआ कर गमे दिल खुदा से दुआ। मतलब एक तो शैलेंद्र की कमाल है कि करूंगी मैं क्या चंद सांसें बचाकर, इस लाइन में जो उसने डाला है कि हम मतलब झकझोर हो जाते हैं, खत्म हो ये जाते क्या, हैं। हाँ। तो ये वफाओं का मजबूर दामन बिछा कर, ये जो बिछा कर ये शब्द है, वो बिछा कर शब्द उतरी है, बिछा कर दुआ कर गमी दिल खुदा से दुआ कर, दुआ कर गमी दिल खुदा से दुआ कर। समझने वाली बात है। अब हम आते हैं शैलेंद्र पे जी। और लता जी, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग आपके साथ खासकर वही बात होती है कि कोई दीवाना मिले तो फिर बात हो और आपकी जो दीवानगी है, मुझे लगता है कि सैकड़ों एपिसोड खत्म हो जाए और जी 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 लता जी का काम खत्म जी। नहीं होगा, हम चले जाएंगे दुनिया से और फिर हमारे बिल्कुल, जैसे ये कोई भी नहीं, मतलब आपके जैसे फिर कोई जी हमारे जैसे कोई आएंगे, फिर इस पे बात करेंगे। जी जी जी, और वो तो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है कि कभी सही खत्म बात ही है। नहीं होंगी। आपने एक टॉपिक शैलेंद्र को चूज किया, लता मंगेशकर। कहाँ लता मंगेशकर, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप क्लासिकल संगीत में हैं भी और उस पर काम भी करती हैं और आपके अंदर वो है भी गायिका वाला लेक्चर, बट आप शैलेंद्र पे बात करनी, ये कहाँ से मुद्दा मिला, क्या पॉइंटर चला कि शैलेंद्र पे हमें काम करना जी चाहिए? जी। जैसे मैंने कहा, मैंने शुरुआत तो संगीतकारों के क्योंकि से, शैलेंद्र पे हाँ, शोध लगभग साहित्य वाले ज्यादा करते हैं, बिल्कुल लिटरेचर वाले बिल्कुल, ज्यादा करते जी हैं, सही बात है, सही म्यूजिक वाले बात है। शोध करें। क्योंकि मैंने संगीतकारों से शुरू किया, तो जब शंकर जयकिशन पर मैं काम कर रही थी तो शैलेंद्र जी के घर का रास्ता मिल गया। तो वो तो साथी है जी बिल्कुल दोनों बिल्कुल, आसपास ही है। इतने सारे गाने बनाए। और जैसे आपने मुझे कल पूछा था कि कौन सी एक लाइन है शैलेंद्र की जो आप उससे इंस्पायर कर मतलब गए। इंस्पायर कर गए, तो देखिए शैलेंद्र का अगर वर्णन किया जाए तो सीधी सी बात, न मिर्च मसाला, दिल का हल्का है दिल वाला, यही उनका एक नेचर है हाँ, कि मैं जो कहूँगा बात सीधी सीधे कहूँगा, कहूंगा। घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, मिर्च मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कहूँगा उस बात में ही इतना दम है। तो वो मैं जैसे जैसे पढ़ती गई तो मेरे जहन में आ गया कि शैलेंद्र साहब ने इतने सिंपल शब्दों में इतनी बड़ी बात कही है। आपको कठिन शब्द नहीं मिलेंगे, कठिन शायरी नहीं मिलेगी जो समझने के लिए आपको तकलीफ हो, ऐसी कोई बात है नहीं। फिर है क्या, वो जो थॉट है ना, वो बहुत Philosophy है ही उसमें। मतलब इतना स्ट्रांग है। एक उनकी जो लाइन मैंने पढ़ी तो मुझे लगा इस पर तो मैं एक 500-600 लाइनें मैं लिख सकती हूँ इसको समझाने के लिए। एक लाइन है उनकी, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कितना कुछ है इसमें, देखिए आप प्रकाश जी, क्या बात है। हम अंतर्मुख क्यों हो जाते हैं, हम खुद से ये सवाल पूछने लगते हैं कि क्या मैं जानती हूँ सचमुच, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मैं पहचान पा रही हूँ जिंदगी को। जानना और पहचानना, एक तो इसमें फर्क है, मैं आपको जानती हूँ लेकिन पहचानती थोड़ी हूँ। तो कुछ लोग जो उनको लगता है कि मैंने तो ये पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है, मैं बीए हूँ, एमए हूँ, पीएचडी हूँ, व्हाटएवर, इंजीनियर हूँ, लेकिन इतना सब जानने के बाद भी आप इंसान को नहीं पहचान सकते और इतनी सारी बातें हैं उसमें छुपी हुई। तो ये लाइन मुझे बहुत छू गई कि कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं ना, वो अपनी वो कवच में रहते हैं, या आप कहें हस्तिदंती जो आइवरी टावर में रहते हैं, उनके प्रति, उनके मन में इंसानों के प्रति कुछ होता नहीं है और उनको ये समझ में नहीं आता कि इंसानियत क्या चीज़ है, सही मायने में लाइफ क्या चीज़ है। काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। एक ये लाइन और शैलेंद्र की ही दूसरी एक पंक्ति है, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती। दिल का हाल सुने दिल वाला में ही ये लाइन है कि गम से अभी आज़ाद नहीं मैं, खुश हूँ मगर आबाद नहीं मैं। देखिए कितना मीनिंग है इसमें। खुश तो हूँ लेकिन आबाद नहीं मैं, आबाद नहीं। खुशी आपको
आपने अच्छी घड़ी पहनी तो आप खुश हैं, आपको हम्म। आपके पास अच्छा मोबाइल है तो आप खुश हैं, लेकिन क्या आप आबाद हैं? क्या आप सफल हैं? क्या आपके अंदर का जो इंसान, आपका सत विवेक बुद्धि आपको हाँ बोल रही है? इतना कुछ है उसमें कि आदमी सब चीजें खरीद सकता है, लेकिन मन की शांति खरीद नहीं सकता। तो खुश तो हूँ, आवाज मगर नहीं है। आबाद नहीं मैं। तो ये कुछ अलग है। और शैलेंद्र का फिर मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ाई में। शैलेंद्र साहब पर मैं पूरा मैंने प्रोग्राम ही लिख दिया अच्छा। कि याद न जाए। ये पूरा तो था। मेरा एक प्रोग्राम है, महफिल है, जिसमें शैलेंद्र साहब की ही रचनाएं और थोड़ी उनका मैं एनालिसिस करती हूँ। क्या एक गाना उनका जो मतलब, वैसे तो सारे गाने उनके सारे फिलॉसफी हैं, बट एक गाना जो इतनी बड़ी चीज़ मुझे जो हिट करती है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, बाप रे, क्या बात है। किसी का दर्द जी, हो सके तो जीना ले उधार। इसी का नाम मतलब है। क्या बेसिक लाइन, वन बेसिक लाइन लाइन बता है। दीजिए, जीना किसका नाम है। बिल्कुल आप बिल्कुल। लाइफ पूछने के लिए आप साधु संत के पास जाओगे, बता रहे शैलेंद्र बता रहे एक लाइन में क्या है लाइफ। कि मर के भी किसी को याद याद आएंगे, आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे। क्या बात है। देखिए, किसी के आंसुओं में मुस्कुराना मतलब एक व्यक्ति आपको याद कर रही है रोते रोते, और आप उसको खुशी दे के गए हैं, इसलिए वो आंसुओं में आप उसके मुस्कुरा रहे हैं। मतलब शैलेंद्र ही लिख सकता है ये सब। और वो लाइन लास्ट वाली लाइन कहता हर कली फूल से बार बार, जी, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का जीना नाम। इसी का नाम। फूल क्यों कहेगा कली से? ये भी सोचने की बात है। क्या कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि संगीत इंसान को पहले छू लेता है किसी भी गाने में। सही बात। लेकिन ये पोएट और कवि लोगों पर थोड़ा अन्याय है कि उनकी कविता बिना संगीत के समझनी पढ़ी चाहिए। नहीं जाती। तो मैं चाहती हूँ कि जब कोई गाना मेरे पास आता है तो मैं पूरा गाना वैसे ही पढ़ लेती हूँ, हाँ। बिना गाए। तो जब बिना गाए बिना धुन के आप एक पोएट्री देखो तो आपको उसमें काफी सारे और भी डेप्थ आपको नजर में आती है। जैसे अभी आपने कहा कि कहेगा फूल हर कली से, कली फूल से क्यों नहीं कहेगी? फूल क्यों कली से कह रहा है? ये सिर्फ महज एक यमक प्रास नहीं है। फूल तो फूल चुका है, वो जाएगा। कली, हाँ, कली इज लाइक कोई, जैसे हम अपने बच्चों को कह रहे हैं, हम तो बड़े हो चुके, हम विकसित हो चुके, लेकिन जो अभी खिलने वाली कलियां हैं उनको ही संस्कार करना है। देखिए, उसमें भी एक बहुत लॉजिक है, तर्क होना, हर चीज में लॉजिक होना, ये हमारे सब कवियों में आपको दिखेगा। साहिर जी भी हैं, शैलेंद्र तो है, साहिर लुधियानवी जी है, कि आपको ये सब चीजें उनकी शायरी में भी मिलेगी। उनकी में तो खैर जी जी एक अलग ही डिटेलिंग आती है। जी बिल्कुल। क्या बात है। ये गाना इतना प्यारा लगता है मुझे, मैं जब भी सुनता हूँ मैं सोचता हूँ, लगता है कि आपकी लाइफ बस इस गाने में शुरू हुई और खत्म हो गई। अब आप जा रहे हो दुनिया से, आप बच्चों को क्या देके जा रहे हो, अपने बच्चों को, सही बात, दुनिया को क्या देके जाओगे। और जीना किसका नाम है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शैलेंद्र सुनो सारी चीज समझ गई। सही बात है। हम मतलब जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना क्या। सही बात। ट्रू ट्रू ट्रू। एक और गाना उनका था बहुत प्यारा था मुझे, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। इससे सिंपल क्या हो सकता है, कहिए। लेकिन कहा भी इस अंदाज से कि एक देहाती अगर कोई सुन रहा है बंदा तो उसे भी समझ में आएगा, और सीखा हुआ है जो उसके, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। क्या ही बुरा है। देखिए ना कितना मतलब जो शैलेंद्र को हमेशा जो पढ़ाकू इंसान है उस पर थोड़ा उनका एक प्रहार पड़ता ही था कि जो खुद को समझते कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, शैलेंद्र उनके लिए काफी सार्कास्टिक भी लिखा हुआ है उन्होंने। जी। एक गाना उनका मतलब उनके, लता जी ने तो काफी गाना उनके साथ में गाया, उनके लिए गाया। एक गाना वो था दम भर लो उधर जो अच्छा, हाँ, वो गाना बहुत प्यारा लगता है। उसमें क्या क्या प्यारी चीज है वो। ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर, मतलब उसी पर कितना दम भर जो मोड़े, मुंह मोड़े जो उधर मुंह मोड़े। मतलब आपने एक और भी चीज नोटिस की कि चंदा को बोल रहे हैं कि वो उधर देख यहाँ मत देख, लेकिन रोमांस की लेवल देखिए, उनसे हजार बातें करनी है। हजार बातें करने के लिए मतलब
इतना तरल रोमांस है। हाँ। फिर भी मतलब भूमिका जो राज कपूर की है आवारा में वो कुछ अलग है, लेकिन ये जो नरगिस की कैरेक्टर है बहुत ही बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत बहुत प्यारा, एकदम बहुत प्यारा। डिसेंट लड़की है वो। हाँ। और वो उसे उस दुनिया में लेके आ रही है, सोफिस्टिकेशन की दुनिया में उसे लेके आना चाहती है, और उसी पर तो पूरा ड्रीम सीक्वेंस बनाया हुआ है राज कपूर जी ने। लेकिन इस लैंग्वेज में भी वो पता चलता है। रोमांस में तो उन्होंने काफी प्यार हुआ, जी, इकरार हुआ, जी बिल्कुल। प्यार से फिर और क्यों उनका डरता है। रोमांस भी एक मतलब एक दैवी जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल हम, बिल्कुल दैविक है, उस लेवल पे दैविक है। जाता था। अदरवाइज उन्होंने ऐसा लिखा नहीं होता कि रातें दसों दिशाओं से कहेंगे अपनी कहानियां, हाँ। गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां, मैं ना रहूंगी, मतलब मैं ना हाँ। नहीं। रातें दसों दिशाओं से कहेंगे अपनी कहानियां, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां, मैं न रहूंगी तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगे निशान। उसके अलावा क्या प्यारा है, क्या प्यारा। देखिए ना, वो प्यार भी उन दोनों का नहीं रहा, कितना दैविक हो व्यापक। गया, दैविक हो गया। ये रात भीगी भीगी, ये सब शैलेंद्र शैलेंद्र की ने तो क्या ही रचनाएं, लिख के चले गए, मैं तो सोचता मतलब हूँ। मैं हमेशा वही सोचती हूँ कि चाहे वो बंदिनी के गाने हो, ओ पंछी प्यारे जैसी हाँ, रचना, हाँ। देखिए इतना सा गाना है, मतलब बंदिनी की सिचुएशन और वो गाना कितना सेम कुछ मैच कर दिया एकदम। एकदम। क्योंकि एक तो आशा जी ने गाया भी कमाल का गाया है, मैं तो पंछी पिंजड़े की मैना, पंख मेरे बेकार, बीच हमारे सात रे सागर, कैसे चलूं उनसे। उस पार। ये कभी कभी शैलेंद्र के ये जो शब्द है ना, हम मतलब इतने बारीकी से सुनते नहीं है, गाना क्योंकि इतना अच्छा है वो। बिल्कुल, और गायकी इतनी प्यारी ओ होती है तो। पंछी प्यारे सांझ सकारे, बोले तू कौन सी बोली, बता रे बोले तू कौन सी बोली, मैं तो पंछी पिंजड़े की मैना, पंख मेरे बेकार, बीच हमारे सात रे सागर, कैसे चलूं उस पार, कैसे चलूं उस पार, वो पंछी प्यारे सांझ सकारे, बोले तो कौन सी बोली, बता रे बोले तो कौन सी बोली। बंदिनी है वो, देख रही है कि फागुन महीना आया, फूली बगिया आम झरे अमराई, मैं खिड़की से चुप चुप देखूं ऋतु बसंत की आई। क्या शब्द लिखे हैं शैलेंद्र साहब ने। ये बसंत ऋतु आई लेकिन मेरे जिंदगी में नहीं आई वो, मैं चुप चुप मैं खिड़की से ही देखने वाली हूँ, ये भी मौसम चला जाएगा लेकिन मैं तो यहीं की यहीं बंदी रहूंगी मैं। रोना आता है मुझे तो, ये जब जब देखती हूँ ना मैं तो रोना आ जाता है ये गाना देख। क्या लिखा है, क्या लिखा है शैलेंद्र। उसी फिल्म में मैं तो छुई मुई अबला, देखिए शब्द कहाँ से मतलब हिंदी में ये शब्द ढूंढ के लाना और जब से तू आया मेरे द्वारे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, हूँ मेरे रंग गए सांझ सकारे। इसमें एक पंक्ति आती है, तो मेरे और निकट मत आ रे। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि निकट क्यों लिखा है, मेरे नजदीक मत आ या मेरे करीब मत आ, ऐसा भी लग सकता था। हाँ। तो निकट क्यों, आपको क्या लगता है कि मेरे और करीब मत आ रे, ये भी तो हो सकता था। तो इस क्यों निकट शब्द, इसकी वजह है। यहाँ फिर शैलेंद्र सोचते हैं कैरेक्टर के बारे में। नूतन जो है बंदिनी, वो मतलब कैरेक्टर वैष्णव कविता सीखती हैं अपने पिताजी से, रोज वैष्णव कविताएं पढ़ते हैं वो दोनों बैठ के। उसकी जो लैंग्वेज है, उनकी भाषा है, बोली है, उसमें करीब आएगा ही नहीं, उसमें शब्द निकट यही आएगा। क्या बात। कवि हमेशा मतलब शैलेंद्र जी को एक पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि धुन पर लिखने से कोई नुकसान होता है
या आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है धुन पर लिखते लिखते? कई कवि ऐसे कहते हैं कि हमें जो कहना है वो हम कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि धुन पहले से बनाई है और हमें उसी छंद में लिखना है। तो शैलेंद्र जी ने साफ साफ कह दिया था, ऐसा कुछ मैं मानता नहीं हूँ, मुझे जो कहना है मैं कौन से भी वृत्त में, मीटर में, मेरी ही विचारधारा में लिख सकता हूँ और कैरेक्टर को सामने रखकर बिल्कुल लिखा हुआ है। ट्रू। एक उनका एक और गाना, मतलब लता जी का, जो हम लोग साथ में चूंकि चर्चा हो रही है उनकी, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, क्या प्यारा गाना है। और क्या शैलेंद्र की उनकी एक अच्छी बात लगती है कि वो जबरदस्ती कोई शब्द नहीं थोप रहे थे। मतलब होता नहीं कि आपने शायरी में आ गए या फिर फिल्मी लाइन में आ गए तो फिल्म गाने लिखने तो 2 उर्दू के शब्द डालने ही है, ऐसी कोई जरूरत वो महसूस नहीं कर, जब जरूरत है तभी डालते थे। बिल्कुल, मतलब सिंपल लिखने में उन्हें कोई ऐसे कमी नहीं महसूस, कुछ भी कमी महसूस नहीं होती थी कि मैं तो कवि हूँ तो कोई भारी शब्द लिखूं वहां पर, ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया। अजीब दास्तां में भी इतना सीधा सीधा लिखा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 विरोधी प्रतीक जो होते हैं उनका इस्तेमाल है। देखिए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए, मतलब ये मैं तो ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से। आपके जिंदगी में दोनों चीजें हैं, सुख और दुख, तो रोशनी जहाँ है तो धुआं भी है। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। कितना अच्छा लिखा, मतलब ये सब विरोधी प्रतीक भी है ना। मैं ये सोचता हूँ ख्याल आता कैसे होगा उनके पास में। आपने बोला, मैं हमेशा ये गाना सोचता हूँ कि अगले वर्ड में उसी को काट रहे हैं। जी जी, जिस वर्ड पे वो बात कर रहे हैं कि मैं ये ख्वाब देखती हूँ और जग पड़ी हूँ ख्वाब से, तो मतलब वो ख्वाब जो देखा वो ख्वाब कैंसिल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगली ही लाइन में आदमी कैंसिल कर रहा है, और कितना प्यार वो, और अजीब दास्तां ही है। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए। अब कितना एक ब्यूटीफुल ये वर्ड शब्द है कि किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो सबसे दूर हो गए। मैं ही नहीं, ये सब लोग तुमसे दूर जाने वाले हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर वैसी है जिसके साथ शादी हुई है, ये सब उसमें आता है। जैसे आपने कहा कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, ख्वाब था इसका मतलब वो भी मतलब सजेस्ट करके जाते हैं शैलेंद्र की, इसने ख्वाब देखा था उसके साथ शादी करने का, लेकिन मैं जग पड़ी अब उस ख्वाब से। ये पूरा गाना सुनता हूँ मतलब हर वर्ड में, मतलब और वो राइमिंग लेके आना, मैच करना, एक लिरिक्स राइटर के लिए कितना मुश्किल काम है कि भाई आपको जिस शब्द पे आपने फिलॉसफी दी है, मतलब जिसको आप सौंदर्य दे रहे हो, और उस सौंदर्य को अगले वर्ड में काटना है, आपको काट रहे हैं और खूबसूरती से काटना है। अजीब दास्तां, अजीब दास्तां। और आपने ये नोटिस किया प्रकाश जी कि अजीब दास्तां सिर्फ इस गाने में नहीं है। दिल अपना प्रीत पराई का दूसरा भी एक गाना है जिसमें अजीब दास्तां आती है। अच्छा, कौन सा गाना वो? क्योंकि ये अजीब तेरे मेरे, देखो ये अजीब दास्तां है। अब अजीब कभी वो भी ऐसा हुआ है काफी बार कि जो शब्द एक प्रतीक बन के दूसरे भी गाने में छलकते हैं। तो एक अंदाज मेरा मस्ताना गाना है उसी फिल्म से, तो वो डांस का सीक्वेंस है, लेकिन एक मकाम ऐसा आता है उसी डांस सीक्वेंस में कि मीना कुमारी और राजकुमार एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, तब जो अंतरा है वो आप सुने। मैं कहाँ ना, मैं किधर हूँ तू कहाँ है, ये ज़मीं आसमां है, मेरे तेरे प्यार की ये क्या अजीब दास्तां। देखिए वो अजीब दास्तां इधर भी आ गई। एक मैंने कहा ना, एक लॉजिक है, बिल्कुल कुछ नहीं कि एक ये प्यार जो कभी पनपा था लेकिन फलित नहीं हो पाया, तो उसकी एक अलग ही उसका अफसाना बन गया, एक अलग ही कहानी बन गई। तो वो अजीब दास्तां वहाँ पर भी मौजूद है। तो बहुत बेहतरीन है, रोशनी के साथ धुआं उठा हुआ। जी जी जी, बहुत ही प्यारी। और एक और चीज़ जो शैलेंद्र की जो ज़्यादातर ट्यूनिंग जो हम लोगों ने देखा है कि उनकी खासकर शंकर जयकिशन और राज कपूर जब साथ में आते थे तीनों, तो एक अलग ही कुछ मैजिक हो जाता था। तो राज कपूर के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है जी, उस पर भी आपने शोध किया होगा कि कहाँ मिले थे ये दोनों और कैसे शुरुआत हुई थी? मिले थे तो वो हिस्ट्री काफ़ी परिचित है, लेकिन शैलेंद्र का सामना जब राज कपूर जी पहले उनके पास गए थे कि आप मेरी फिल्म के गाने लिखो, शायद रेलवे कॉलोनी में वो रहते थे जी,
और जलता है पंजाब उन्होंने एक मुशायरे में गाया था। कविता सुनी, लेकिन शैलेंद्र वहाँ अपनी एक इसमें थे टसन में कि मैं तो नहीं लिखूंगा फिल्मों के लिए, मुझे लिखना भी नहीं है, और पैसे के लिए लोग करते हैं ये सब काम, और उसकी जरूरत तो काफी है नहीं। मुझे जरूरत नहीं है फिलहाल। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो इतनी भी उनमें वो एक ऑनेस्टी थी, सच्चे इंसान थे, सच्चे दिल के इंसान थे, तो खुद चले गए राज कपूर जी के पास। और जब भी आप मेरे पास तो आए थे, मैंने ना बोल दिया था, लेकिन अब मैं तैयार हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो फिर वो एक बरसात, और बरसात इज कल्ट फिल्म। बरसात ने तो ब्लॉकबस्टर पूरा हिंदी फिल्म का जो संगीत भी बदल दिया, सिनेमा का नजरिया बदल गया। सिनेमा का नज़रिया बदल दिया। फिर शंकर जयकिशन एस्टैब्लिश हो गए, लता जी एस्टैब्लिश हो गई, ये सब बरसात की वजह से तो हुआ है। और वो मतलब वो ये लाइन बोलना तो क्लोजिंग हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि वो क्या बेचारे का सीधापन था, अच्छाई थी शैलेंद्र जी की। जिस पैसे के लिए वो आए राज कपूर के पास, और उसी पैसे के कारण लास्ट में जब तीसरी कसम उन्होंने बनाई, और वो मतलब मुझे तो लगा, मैंने पढ़ा था कि राज कपूर ने समझाया हुआ था कि भाई कभी बार आप कभी बार बोलते थे उनको कि कभी बार आप इसमें मत पढ़ो, आप प्रोड्यूस मत करो फिल्म में, क्योंकि वो फणेश्वर नाथ जी रेणु जी की मारे गए गुलफाम पर थी। लेकिन बहुत इतने सच्चे लोगों का दुनिया में यही हाल हो जाता है शायद, तो वो कुछ रास नहीं आया ये माध्यम उन्हें। लेकिन शैलेंद्र जी की रचनाएं आज भी मतलब हमें मैं लास्ट सुनता हूँ उनका, और मतलब मैं बोल भी रहा हूँ तो इतना रोंगटे खड़े होते हैं कि उस दौर पे एक इतना सच्चा आदमी कि जिसको उसी लोकेशन पे जाके शूट करना है। बिल्कुल, मतलब क्या जुनून, क्या पागलपन कि भाई मैं वहाँ पे जाऊँगा, बिहार के पूर्णिया गांव, मतलब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे जाके शूट करूँगा जी, और सबको लेके जाना। मतलब आज भी आप एक्टर ले जाओ बिहार के उस डिस्ट्रिक्ट में तो मुश्किल हो जाता है संभालना, बड़े सुपरस्टार को ले जाना। इसी की वजह से वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती गई, और वो फिर और उसमें वो एक कहानी बीच में आती है शायद, अगर आपने सोच किया कि वो शायद डायरेक्टर या किसी का लव अफेयर भी बीच में चल रहा था। जी, ऐसा कुछ सुना ऐसा कुछ था कि वो भी एक अफेयर चल रहा है जिसके कारण फिल्म और डिले हो रही थी, और फिर भी उन्होंने अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। मतलब उनके घर के ही कुछ नजदीक के रिश्तेदार, उनके शायद भाई थे जो, या कोई थे जो ईपी थे उस साले, कोई थे जो ईपी थे, और उन्होंने शायद हेर फेर की जो भी हो। बिल्कुल। और बेचारे कितना वो लास्ट मिनट था, राज कपूर ने लिखा भी उनको कि कितनी बार कविवर को समझाया मैंने कि ये फिल्म, ये काम आपका नहीं है। देखिए ना, कितना एक ट्रेजेडी हो गई, हमने खो दिया। मतलब शैलेंद्र जी इतने कम उम्र में जल्दी चले गए। He was not even, I think 55 भी नहीं थे। तो और उतने पके हुए, एक होता है कि मोटी चमड़ी का आदमी नहीं था जो पैसे मांग रहा है तो आदमी पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, मतलब आज के डेट में आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे केस हो रहे हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। और वो आदमी के बेचारे पे, और फिल्म चली नहीं उस समय, क्या दुर्भाग्य। और इतना मैंने ऐसे जाना है, कुछ समझ पा रही हूँ कि जिंदगी क्या माजरा है इसके बारे में जितना कुछ शैलेंद्र जी ने विचार किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। ना, किसी ने नहीं किया। कि आगाज के दिन तेरा अंजाम तय हो चुका। किसी को सोचता है ऐसे ना। कि आगाज और अंजाम, देखिए फिर से वही विरोधी मतलब है चीजें। जब आपने इस दुनिया में पहली सांस ली है, पहला कदम रखा है, वो पहला कदम ही मौत के प्रति आपका पहला कदम है। आपकी जो पहली सांस है, तो जब भी आपने आगाज किया है ना, तभी आपका अंजाम भी तय है। तो इतना ये डीप थॉट है शैलेंद्र जी का कि और इससे ज्यादा है क्या जिंदगी और मौत के बारे में, इससे अच्छा कौन लिखेगा। जिंदगी ये तो बता तेरा इरादा क्या है। क्या मैंने मंजिल को तलाशा। बहुत क्या डायरेक्ट सवाल कर रहा है आदमी कि जिंदगी ये तो बता तेरा इरादा क्या है। जीवन सीमा के आगे भी आऊंगी मैं संग तुम्हारे। ये जो सीमा थी ना, हमेशा शैलेंद्र की रचनाओं में, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, तू प्यार का सागर है। और रुक जा रात में ये लाइन आती है कि जीवन सीमा के आगे भी आऊंगी मैं संग तुम्हारे। मतलब जहाँ पे हमारी दोनों की जिंदगी खत्म होती है, अगले जन्म तक मैं तुम्हारे ही साथ। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम।
एक भी बूंद अगर एक भी बूंद मिल जाए तो भी क्या ही बात जिंदगी है। बन जाती क्या है। मतलब, मैं तो कभी सोचता हूँ कि नहीं, आदमी सोच ही नहीं सकता। हम लोग सोचते भी तो कहाँ से सोचे। कहाँ तक सोचेंगे। और कभी कभी थैंक्स भी बोलता हूँ कि शैलेंद्र जी जैसे ने लिखा है कुछ, तो उसके बेस पे कुछ सोच भी पा रहे हैं। जी हमारी सोच वहां से शुरू, तो एक आधार तो है जी। कि इसके इर्द गिर्द सोचते हाँ हैं। बिल्कुल, मतलब जिंदगी और मौत के बारे में अगर कुछ सोचना भी है तो मैं पहले शैलेंद्र की शैलेंद्र ये को सोच लाइन लेते हैं, सोचूंगी कि आगाज के दिन तेरा अंजाम अंजाम होना। तय हो चुका, और क्या क्या चाहिए बोलना है, आपको। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास बस जाना बस है। बस, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल वहां ही जाना पैदल है। ही जाना, तुम्हारे महल चौबारे यहीं यही रह रह जाएंगे सारे। जाएंगे प्यारे, आखिर किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। और क्या कहेंगे आप इसके आगे। अभी चूंकि फिल्म में आपको लगता है कि जो इस तरह के शायर रहे हैं या कवि रहे हैं, लिरिक्स राइटर रहे हैं और म्यूजिक में, अ, उनके स्टाइल को, जैसे आपने बोला लता जी का घराना है, शैलेंद्र जी की जो राइटिंग जी स्टाइल है, जी अ, या साहिर साहब की जो स्टाइल है, उस पर काम होना चाहिए और उसको आधार मानते हुए अपनी लेखनी को शुरू करनी चाहिए। जैसे कि आज की डेट में लिखते हैं, अच्छे लिखने वाले आज भी लिख रहे हैं, लेकिन जो वो पैटर्न है कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं कि शैलेंद्र नहीं है आज के डेट में। एक फिलॉसफी की जब बात आती है, आम आदमी क्या समझेगा, तो आम आदमी को समझाने वाला कभी नहीं है दुनिया में। जी जी जी, शायर नहीं है सही जिसके बात, जो सही आम बात, आदमी को बोले और आम आदमी समझ जाए। बिल्कुल दिल का सही हाल बात। सुने, नहीं है सुना समझाने वाला। क्योंकि हाँ, आजकल हम जो गाने बन रहे हैं उनमें शायरी के लिए इतना स्कोप स्कोप नहीं है। या फिर ये है नहीं। एक तो ऑर्केस्ट्रेशन है, प्रोग्राम्ड म्यूजिक है, टुकड़ों टुकड़ों में बनता है गाना। और अगर पहले से धुन बनी है तो कोई फिट होने वाले शब्द उसमें आएंगे। फिर भी देखिए आज भी गुलजार साहब लिख रहे हैं, हाँ, फिर भी वो अर्थपूर्ण लिख रहे हैं। ट्रू मतलब ट्रू। ये भी तो बात है, अच्छा लिखने वाले हैं, नए लिखते भी ही, लोग बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी एक जो तादाद है वो कम है, थोड़ी वो बढ़नी चाहिए, मतलब और सुनने वाले चाहिए। इसलिए मेरा जो प्रयत्न रहा है, मैं जो लिखती हूँ, जी। मैं बात करती हूँ आपके साथ, ये जो सब बात कर रही हूँ, इसी एक माध्यम के द्वारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर सुनने वाले तैयार करें, उनकी अभिरुचि को आप अच्छा एक करें। करें और अच्छा ट्रेनिंग दें, तो सुनने वाले अच्छा, अगर सुनना चाहते हैं तो अच्छा बनेगा ही। तो आपने गुलजार साहब का जिक्र कर जी दिया, और एक गाना जो मेरा फेवरेट है जिसको लता जी ने गाया है, दिल ढूंढता है। मतलब वो पोइट्री देखिए कि कितनी फैली हुई है चीज़ें। जी जी, मतलब कोई राइमिंग नहीं की गई है कि भाई मतलब होता है ना, तुकबंदी करने वाली बात सही है। बात, सही और बात। क्या गायकी लता जी की, दिल देखिए ना ढूंढता है। आप, कंपोजिशन में ही इतना दम है एक, कि दिल जब वो फुर्सत के रात दिन ढूंढ रहा है। और उसके बाद एक्सप्लेन है कि कैसा होगा वो रात दिन। हाँ, और जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं, जो व्यक्ति है अभी आज के तारीख में, उसे याद आ रहा है कि वो बीते हुए पल याद कर रहे हैं। हमारा बीता हुआ एक प्यार था, हमारा कुछ लगाव था, कुछ नाते, ऐसे रिश्ते नाते थे, तो उसकी मूवमेंट कैसे होगी। एक लगातार वो बोले जा रहा है ऐसे नहीं होगा, वो बीच में रुकता है व्यक्ति, पीछे मुड़ के देखता है, यार ये भी एक था, ये भी एक दौर था मेरी जिंदगी का, फिर आगे चला फिर जाता है। आगे। देखिए मदन मोहन साहब की प्रतिभा, एक दुखी वर्जन है, एक हैप्पी वर्जन है उसका, दोनों दिल ढूंढता है, लेकिन उसमें गैप्स रखे हैं। दिल ढूंढता है सेकंड वाला वर्जन। फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। ये गैप्स क्यों है? वो रुकना है, पीछे मुड़ के देखना है। और जो डुएट है उसमें भी काफी एक रफ्तार है, काफी रफ्तार रफ्तार है। लता जी की आवाज में भी एक अलग कुछ आपको है, कशिश महसूस करेंगे। और वो गायकी अलग है, वो थ्रो अलग है कुछ। मतलब वो लगता है कि खत्म करके ही मानूंगी इस गाने को, चाहे कुछ भी सही है। बात है, आपने सही पकड़ा है। और ये क्या आपने नोटिस किया प्रकाश जी की ताल जो है उस गाने का दादरा है, और जो रिदमिस्ट काफी लोग हैं उनके साथ मैंने चर्चा की कि ये ताल भी अलग सुनाई देता है। हाँ, एकदम एकदम सही। तो मुझे ये पता चला उनकी तरफ से कि ये उल्टा दादरा कहते हैं इसे। अच्छा। तो एक तो वो ताल अलग है, लेकिन लता जी की खासियत ये भी एक रही है कि वो हमेशा ताल के ऊपर, मतलब ताल को डर डर के गाना नहीं है, ताल, हाँ ताल तो चलता रहेगा, लेकिन लता जी अपने शब्दों को ऐसे रखे कि आपको लगेगा कि ये ताल छूट रहा है।
लेकिन आपको लगेगा लेकिन छूटेगा नहीं था। तो इस गाने में वो आपको फील आता है। जादू, जाड़ों की नर्म धूप आंगन में लेट कर, ये जो टाटा 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 टाटा, अच्छा, ये कभी ताल कभी लगता है कि वो आगे गा रही है, वही तो मतलब आगे ताल जा पीछे रही है और है, वो आगे गा ताल रही है। पीछे है, फिर लेकिन सम पे बराबर लेकिन है सम पे बराबर है। और ये। और शब्द भी इतने लंबे लंबे हैं कि लग रहा है कि यार इतनी लाइन भी लेनी है तो शायद जल्दी में तो नहीं है, बिल्कुल बट वो बिल्कुल एकदम ठान चुकी है कि आज इसको मैं खत्म कर दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और बिल्कुल। क्या खत्म किया उन्होंने, अरे बाप रे बाप। कई क्या गाने बात। ऐसे हैं कि जिसमें लता जी, मैं कहती हूँ कि राज करती है पूरा, शी रेन्स लीड, कुछ दूसरा सुना ही नहीं देता है उसमें। मतलब अरेंजमेंट म्यूजिक वाला पार्ट तो मुझे लगता है कि वो ठंडा हो जाता है, जी जी, शांत हो जाता है शांत। कि भाई वो खुद गा रही है, मैं कितना ही बज लूंगा, और बज के भी मैं क्या बजा लूंगा, बज जाऊंगा वो जो हरकत ले लेगी मैं कितना ही बजा लूंगा, मेरे से तो निकलेगा तो इसी सारे ही गाने में तो निकलेगा। आप वो लम्हे शब्द कैसे नीचे हाँ। है लेके, लम्हे लिए हुए, इतना सब लंबा। करके भी वो सम पे करेक्ट आती है, और कहीं पर भी मस्ती नहीं है, नहीं, कुछ या नहीं। कुछ ऐसे जल्दबाजी में आ गई, आनंद फानंद में आ गई, ऐसा लगता नहीं है। ये जो उनका एक ताल का अंदाज था ना, वो कुछ अलग था। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अपने तो रिसर्च के कि उसी गाने को कोई और सिंगर गाता है और अच्छा गाता है, गुनी सिंगर गा रहा है, वो ठहराव क्यों नहीं लगता कि वो शब्द उनकी जल्दी खत्म हो गए? लता जी ने तो बहुत ठहराव के साथ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके उच्चारण में ठहराव है, और कुछ आपने जो पहले कहा तो सही कहा था कि जल्दबाजी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जल्दबाजी है ही नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि ताल तो जा रहा है और लता जी तो बिल्कुल आराम से गा रही हैं, अभी ताल आगे चला जाएगा। यही तो उनकी खासियत थी। कितने भी उनके गाने ऐसे मैं बता सकती हूँ आपको कि बिल्कुल ताल में आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये कुछ अलग हो गया। एक राजेश रोशन जी का बहुत अच्छा गाना है, पल भर में ये क्या हो गया, आपने मींड का जिक्र किया था, तो फ्लो देखिए उसका, और वही ताल का जो अंदाज है उसमें भी ऐसा ही 1 2 3 चलता है। पल भर में ये क्या हो गया, वो मैं गई वो मन गया। ये गाना भी दादरा में ही ऐसे स्लो चलता है, पूरा भरा हुआ है, आपको कहीं पर एक जर्क नहीं महसूस होगा हर गाने में। मतलब आप जितने भी लता जी के गाने, इस वाले गाने में तो लगता है कि ताल पहले आ जाएगा, जी जी क्योंकि जी, इतना स्लो गा रही है, लग रहा है कि एकदम ठहराव से यार इनका ये नहीं आ पाएंगे वहां पे। बिल्कुल और बिल्कुल, सेम पूरा मतलब गाना, ताल का जो अंदाज है ना उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। राइट। ऐसी बात। मैम एक बस लास्ट करेंगे, मैं जानता हूँ आपका कम वक्त भी कीमती है। साहिर साहब जो आपके लास्ट, मतलब एक और लास्ट तो नहीं बोलूँगा, एक और शोध का जो विषय है उनके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें, और कहाँ से शुरुआत हुई थी साहिर पे जी, चर्चा? साहिर अगेन एक जी, पोइट्री पे आपने बात जी, की जी, है, जी। अभी तक तो हिंदी पे थे, अब कंप्लीट उर्दू लिटरेचर पे जी बात जी, हो रही है। साहिर लुधियानवी जी का जब जिक्र आप कर रहे हैं तो काफ़ी सारे गाने, जब संगीतकारों का ही मैं अभ्यास कर रही थी तो साहिर जी से मतलब मेरा वास्ता वास्ता पड़ा। पड़ गया कि अरे ये कितनी डेप्थ है इनकी लिखावट में। जी। क्योंकि एक रोशन जी का जो गाना है, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। तो पहले तो जैसे मैं भी शुरू शुरू में गाना सुनते वक्त संगीत ही पहले मेरे जहन में आता है, क्योंकि एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, गायकी कैसी है, धुन कैसी है, लेकिन जब शब्दों पर ध्यान देना शुरू किया तो इतना खजाना मेरे हाथ में लगा कि इस पर तो मैंने काफ़ी एक संहिता लिखी हुई है। साहिरनामा एक मेरा प्रोग्राम अलग से है, अरे वाह। तो अलग से 3 घंटे की महफिल सिर्फ साहिर जी की है, तो काफ़ी विस्तार से बात कर सकते हैं ना। फिर मतलब लोगों के जहन में ये चीज़ें आती हैं कि अरे क्या इतने बात है कि ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो। तो काफ़ी कुछ कहने वाली बात है ये कि आप इंसान को पहचानते नहीं हो, आप भावनाओं को झूठ कहते हो, जग को मिथ्या कहते हो, और फिर आपको किसी और ही दुनिया की तलाश है, किसी और ही सुख की तलाश है। तो ये झूठा खोखलापन है इसमें कि आपको सीधे साधे इंसान, सीधे साधे जो आपके आनंद है, सुख है, चैन है, उनको जो मतलब कम आंकते हैं, उनको कोई कीमत नहीं देते और बोलते कि ये सब तो मिथ्या है, ये ब्रह्म नहीं है, ये झूठ है।
फिर क्या सच है? तो साहिर जी ये कहना चाहते हैं कि इंसान जब त्याग करता है, त्याग की भी एक नशा होती है उसे। और सचमुच में देखा जाए तो भोग भी एक तपस्या है। तुम त्याग के मारे क्या जानो, त्याग से तुम पूरे छाए हुए हो, त्याग की एक जुनून है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि त्याग तो आसान है, भोगना लेकिन तपस्या है। सब सुख दुख भोग के दूसरे को सुख देना, कितना मुश्किल इसमें काम। मतलब ये इतना सब पढ़ते पढ़ते मैं प्रभावित हो गई। और फिर गाने इतने खूबसूरत है, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। साहिर जी ने लिखा हुआ है, बरमंदा का गाना है, जुल्फ शाने पे मुड़ी एक खुशबू सी उड़ी, खुल गए राज कई। क्या लिखा है देखिए, खुल गए राज कई में पूरा आ गया कि कितने सारे राज है, कितनी सारी घटनाएं हैं, तुम्हारे मेरे बीच में क्या क्या नहीं कुछ हुआ है, वो सब उसमें है। जो जुल्फ तुम्हारी शाने पे मुड़ी है, एक खुशबू उड़ी है, उसमें सब ये राज छुपे हैं। जुल्फ शाने पे मुड़ी एक खुशबू सी उड़ी, रा 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 रा, खुल गए राज कई, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर। उनकी जो पहली कविताएं है ना, उससे ही मैं बहुत प्रभावित हो गई थी कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल तो लोग गाते ही हैं, लेकिन साहिर जब कहते हैं कि एक शहंशाह ने हम दौलत का सहारा लेकर, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी जा उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल ज़मीन, लेकिन उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद, आज तक जलाई न किसी ने वहाँ पे कंदील। इसलिए मेरी जान, मेरी महबूबा, कहीं और मिलाकर मुझसे अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए ये तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वे लोग अपनी ही तरह मुफलिस थे। क्या बात। सामाजिक विषमता पर कड़ा प्रहार करने वाले साहिर। और जैसे ही उन्होंने जो लिखा है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, लेकिन उन्होंने ही बाद में लिखा कि मैं हर एक पल का शायर, हर एक पल का शायर। तो एक कलाकार की हैसियत से, कवि की हैसियत से साहिर जी तो बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे, लेकिन उनकी कविताएं हम तक आई जिन संगीतकारों की वजह से। तो मेरी ये कोशिश रहती है साहिरनामा में कि मैं वो संगीत का पक्ष भी रखूं, और ये शायरी का पक्ष तो है ही, लेकिन ये शायरी अगर किताब में रहती तो फिर आम लोगों तक कैसे पहुंच पाती। नहीं पाती। और शाहिर का जो आपने तो खैर शोध किया है, जो मिजाज रहा है, इनकलाबी मिजाज रहा है, उस इनकलाबी मिजाज वाला कहाँ यहाँ सिनेमा में आ पाता है, कहाँ तो और जो उनमें एक रेज है, जुर्म उल्फत पे लोग हमें सजा देते हैं, कैसे नादान है शोलों को हवा देते। मतलब क्या उसमें तासीर है। उस दौर में उन्होंने ब्रेकअप सॉन्ग लिखा कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, और वो आज तक मतलब एक फिलॉसफी बना हुआ है। किसी ने नया नहीं लिख, उसके आगे नहीं लिख दिया। बिल्कुल उसके आगे तुम्हें भी कोई मेरे से उम्मीद ना हो और मैं भी तुमसे कोई उम्मीद ना रखूं। क्या लिखा इन्होंने सॉन्ग। देखिए उसे वो अफसाना जिसे एक अंजाम तक पहुंचाना ना, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना। अच्छा, आज तक लोग, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा काउंसिलर लोगों का गाना है जो उनके मदद के लिए लिखा हुआ शायद। सही बात है। क्या और क्या प्यारा है, मतलब इसके आगे आप क्या लिखोगे? एक दिल टूटने के बाद आप क्या लिखोगे किसी से? बिल्कुल क्या महेंद्र कपूर ने गाया। जी रवि साहब का संगीत भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत। तो साहिर लुधियानवी जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। और साहिर ये जो बोल सकते हैं कि मेरे से बेहतर अभी आने बाकी है जी, और फिर बाद में बोला कि आएंगे लेकिन मैं हर पल रहूंगा। जी ये खूबसूरती है साहिर की। और एक रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, रंगों और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। बहुत ही अच्छा लिखा है, इनकलाबी शायर। जी। तो मैं चाहूंगा प्यार को भी कितना ऊंचाई पे मतलब दिया कि खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। ये लिखने वाले साहिर ही है। अभी वो गाना जो अभी चल रहा है फिर से धुरंधर में डाला गया, शायद उनका ही गाना है।
कौन सा गाना एक चल रहा है अभी धुरंधर का? ये इसके अच्छा, ना तो कारवां की अच्छा, हाँ, ना तो मैंने कारवां देखी की नहीं। तलाश है ना ये साहिर का गाना है शायद, पता नहीं। हाँ, मतलब शाहिद उनका का ही है। ना तो कारवां की उन पर, तलाश हाँ है। हाँ, उनका ही है। पारंपरिक भी एक था, उस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। और ये जो कव्वाली पूरी बनी वो भी एक कल्ट कव्वाली है, इतनी बड़ी और इतनी अच्छी कव्वाली बाद में नहीं बनी ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मन्ना डे और जी जी, बहुत मोहम्मद सारे, रफ़ी दोनों। एस डी बातिश है, रफ़ी साहब जी है, सबने आशा गाया। जी हैं, सुधा मल्होत्रा हैं, काफ़ी सारे लोग हैं उसमें। तो मैं चाहूँगा कि एक दिन हम लोग, एक दिन आप टाइम दे, मैं जानता हूँ आपका वक्त कीमती है, बट कभी टाइम दे जिस पे हम लोग साहिर पे चर्चा करें जी और ज़रूर, पूरा ज़रूर। पॉडकास्ट उनको ही जी, समर्पित करेंगे, करें। क्योंकि वो कोई छोटे चैप्टर नहीं है जिनको हम 5 मिनट में बात करके बिल्कुल, खत्म ये कर दें। उनका मतलब एक तौहीन ही मानी तौहीन ही जाएगी होगी, कि उनको तौहीन ही सिर्फ होगी। हम एक उन टॉपिक को स्पर्श सिर्फ छू करके के आ निकल रहे हैं। जाएं, हाँ छू जी भी नहीं जी, पा रहे ढंग नहीं से। बिल्कुल। आप थोड़ी कम एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी एक्टिव हों, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी नहीं है, सोसाइटी के लिए जरूरी जी है। जी जी, और आपकी बातें, आपका शोध, आपकी किताबें और आपका जो नजरिया है सिनेमा के संगीत के प्रति, वो सिर्फ आपकी चीज़ नहीं है, और मैं हक से बोलूँगा वो समाज की चीज़ है, बिल्कुल सही और बात है। आपको वो समाज को देना चाहिए। दे ही रही अगर हूँ। आप मतलब छुप के रहेंगी, इतना सामने नहीं आ पाएंगी, तो हम लोग कैसे नहीं नहीं जानेंगे? नहीं, आप लोगों की एक ये अच्छी बात भी है, मैं मानती हूँ। और आप लोगों की मदद से ही ये काम होगा, बिल्कुल। क्योंकि कलाकार हूँ मैं। कलाकार तो अपनी कला में वैसे भी व्यस्त रहता है, लेकिन आप जैसे सुनने वाले हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके पास मीडिया की ताकत है, जी। लेकिन उसे आप सही इस्तेमाल उसका करके ये अच्छी बात आप पहुंचा रहे हो लोगों के प्रति। और आपका एक विचार मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी मानती हूँ। जी। इसीलिए मैं ये सब सरल शब्दों में समझाना चाहती हूँ कि गाना इतना भी कठिन बनाने के लिए कठिन है, लेकिन आप समझ लो, मैं आपको समझाऊंगी। जी। तो अभी आम लोगों के पास ये जाना चाहिए, क्योंकि इन गानों पर उनका उतना ही हक है। ये आम जनता ही है जिसने ये गाने इतने पॉपुलर बनाए हैं, और काफ़ी सारी इंडस्ट्री इस पर बेस्ड है ना। अभी भी ये गाने चलते हैं, उनकी रॉयल्टीज चलती है, मतलब कमर्शियली भी आप देखो तो कितना सारा इंडस्ट्री में कारोबार है। तो क्यों ना इसको हम आगे लेके जाएं, और पूरी दुनिया में उसे लेके जाना चाहती हूँ मैं कि ये इतना काम हुआ है और इसके पीछे ये एस्थेटिक्स है। आप इसे मान लो कि इसका सौंदर्य शास्त्र है। नहीं, और बहुत खूबसूरती ये है कि आपने उस चीज़ को समझा, और आपके व्यक्तित्व में जो समर्पण है, मैं उन चीज़ों को देखता हूँ कि जो आप जब बताती हैं, आप तो बताते हैं, जो एक्साइटमेंट है बताने का, वो बहुत बड़ी, मतलब बहुत बार क्या होता है कि लोगों को आता तो है बट बताना भी एक आर्ट है, और बताने की इच्छा होनी कि मैं मतलब बता पाऊँ। अदरवाइज के लोग जान गए, बहुत बार क्या होता है ज्ञान होने के बाद एक अहम भी आ जाता है कि यार कोई पूछे तो मैं बताऊं। दुआ करती हूँ मुझ में वो कभी ना आए। नहीं, आपके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि ये मैं हमेशा ये मानती हूँ कि मुझ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं हमेशा समर्पित ही हूँ जी। जितना। और मैं इस गहराई में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना कुछ काम बाकी है। तो आपकी दुआ है, सबकी दुआ है तो हो जाएगा। और आपकी सादगी और आपकी बात करने का तरीका जो ये है कि मैं सबको बताना चाहूँगी कि मैंने आपका प्रोग्राम देखा, और पूरा प्रोग्राम मराठी में था जी। और कहते हैं ना कि भाषा, आप बिलीव करेंगे पूरा प्रोग्राम 1 घंटे या 1.5 घंटे का पूरा प्रोग्राम था। पूरा प्रोग्राम बिना 1 सेकंड स्किप किए हुए मैंने देखा, और सब कुछ समझ आ रहा था, और सारे लैंग्वेज मेरे दिमाग में आने लगे थे। मतलब भाषा छोटी हो जाती है जब, सही बात है, संगीत विषय जब अच्छा है और आपके जैसे बोलने वाले हैं तो सब कुछ समझ आता है, लैंग्वेज तो बैरियर ही नहीं है उसमें। जी जी जी। और इतनी खूबसूरत बातें आपने कही थी उस पिछले सारे इंटरव्यू पॉडकास्ट में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। जरूर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और नए लोगों के साथ जुड़ रही हूँ इस माध्यम से। तो बस मेरी एक गुजारिश होगी कि जब भी हम लोग बैठे हैं, अगर आप वक्त दे पाएं तो इन सब तमाम शोधों को हम वीडियो के रूप में ले आएँ, एक चर्चा हो, जैसे आप ये साहिरनामा करती हैं, शैलेंद्र पे करते हैं, और जो आपकी किताबें हैं, तो महीने में अगर एक दिन भी हमें वक्त दे तो मैं अपने ऑडियंस को वो चीज़ मैं भी चाहता हूँ कि जो, चूंकि मैं तो सिर्फ एक जरिया ही हो सकता हूँ, आपके जैसे जो गुणी लोग हैं वो आके बता पाएँ, उनको समझा पाएँ, और फिर वही होगा। बात है, मैं ज़रूर आऊँगी। मेरी सबसे दरख्वास्त कर रही हूँ मैं कि आप क्या चाहते हो, आपका फीडबैक भी हमें मिले कि आप एक म्यूज़िक डायरेक्टर के बारे में सुनना चाहते हो, एक आर्टिस्ट हम लेके ज़रूर हम बात करेंगे। काफ़ी कुछ, ये बहुत बड़ा दरिया, बहुत बड़ा मतलब एक सागर है, महासागर है, जो कुछ हम ला सकेंगे, हम बहुत ही आनंद होगा मुझे भी ये करने में। तो आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि क्लोजिंग सॉन्ग जो आपका फेवरेट हो, और जिससे इस पूरे पॉडकास्ट को
पहला चैप्टर क्लोज करें, जी। खत्म नहीं है, जी। ये शुरुआत है, ये अल्पविराम है। अल्पविराम। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अशकों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। थैंक यू सो मच मैम, आपके वक्त के लिए, इतना सारा ज्ञान के लिए। उम्मीद अब थोड़ा ऐसा लगा कि अच्छे तरीके से हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।